पिछले क्लास में हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ एचपी के बारे में सीखे थे और उसमें हमारा फॉर्मेट आपको बताया गया था कि हमारा फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले क्या निकलता है, जीएवी, ग्रॉस एनुअल। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे। म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद, म्युनिसिपल टैक्स एक बार जब माइनस कर दें आप, तो उसके बाद क्या आएगा, नेट एनुअल वैल्यू आएगा। मतलब जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो एनएवी आएगा। फिर हमको करना क्या है, डिडक्शन। हमारा सबका प्यारा डिडक्शन, दो डिडक्शन होता है एक। अच्छा, डिडक्शन का जो सेक्शन है ना वो 24 है। कितना है बताइए। और आपको पता है कि इनकम फ्रॉम एचपी में कहां से कहां तक का सेक्शन कवर होता है, बताया गया था ना, 22 से लेकर 27 तक का। 22 से लेकर 27 तक का सेक्शन हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कवर है किसमें, इनकम फ्रॉम एचपी में। अब इनकम फ्रॉम एचपी में है तो देखो ये वाला कौन सा वाला सेक्शन है, 24 है, ठीक है ना। तो 24 यानी कि डिडक्शन का सेक्शन 24 है, ऐसे ही लिखना होता है। तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, उसके अंदर दो डिडक्शन मिलता है, एक 24A है और दूसरा क्या है 24B। ए क्या बोलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्लैट डिडक्शन होता है, ठीक है ना। 30% ऑन एनएवी, जो भी आएगा यहाँ पर ना उसका 30% यहाँ पर लिख देना है, ये डिडक्शन मिल जाएगा। जो भी आएगा डायरेक्ट, समझ में आ रहा है ना। और दूसरा क्या चीज है सर, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करा देना है, यानी दो रिडक्शन मिलता है। ये दोनों को ही एनएबी से माइनस करवाओगे, ये दोनों को ही क्या करवाओगे, किससे माइनस कराओगे, एनएबी से। तो ये आ जाए, मतलब यहाँ पर आपको तो शो किया गया है कि इस दोनों को ऐड करके यहाँ लिखा हुआ है, फिर इसमें से इसको माइनस करा दोगे तो ये आ जाएगा इनकम फ्रॉम एचपी। इनकम फ्रॉम एचपी आपका आ जाएगा। क्लियर है क्या। फिर हम लोग सीखना चालू किए थे कि सर जीएवी निकलता कैसे है। बाकी सब तो ठीक है, आप तो कह रहे हैं म्युनिसिपल टैक्स दे देगा, डिडक्शन तो हम लोग निकाल ही लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन दे देगा, तो सर दिक्कत तो खाली जीएवी में ही है। हाँ, तो जीएवी में ही दिक्कत है, तो जीएवी निकालना आपको सीखना पड़ेगा और क्या। बाकी तो बैठा बैठा है प्रसाद आपको मिल रहा है। तो जीएवी कैसे निकलेगा सर, तो जीएवी निकालने के लिए ना हम लोग पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी को 4 पार्ट में तोड़ डालें। अगर जीएवी निकालना सीखना है तो आपको पूरा हाउस प्रॉपर्टी को कितना पार्ट में तोड़ दिए आप, ओ जीएवी निकालने के लिए। हाँ, जीएवी निकालने के लिए पूरा हाउस प्रॉपर्टी को 4 पार्ट में तोड़ दिए। पहला पार्ट था प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, पार्टली लेट आउट थ्रू आउट द ईयर माने सर आपका प्रॉपर्टी जो है ना पूरा सालों भर लेट आउट था। अरे आपके एक प्रॉपर्टी है, वो क्या किए, पूरे सालों भर उसमें आप भाड़ा पे लगा कर रखे हुए हैं। दैट इज द प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। दूसरा क्या है, पार्टली लेट आउट पार्टली वैकेंट। पार्टली लेट आउट और, अरे आपका एक प्रॉपर्टी है, सालों भर तो था वैसे भाड़ा पे, बट जरूरी थोड़ी है कि सालों भर आपका टेनेंट वहां पर आपके रूम में आपके प्रॉपर्टी में हो। मैंने भड़ीता भड़ीता, अरे सालों भर भड़ीता आपके घर में रहे, ऐसा जरूरी थोड़ी है। कुछ दिन तक ताला बंद था, 12 महीना में से 3 महीना ताला बंद था, 9 महीना ही कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि आपका टेनेंट था उसमें। तो पार्टली लेट आउट और पार्टली वैकेंट है, मतलब ताला बंद है। तीसरा केस क्या था, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड। अरे आपका जो बिल्डिंग है ना उसमें क्या था, पार्टली लेट आउट भी था, पार्टली वैकेंट भी, सॉरी पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड भी था। अरे 2 तल्ला का बिल्डिंग है, एक तल्ला में आप रह रहे हैं, 2 तल्ला में भाड़ा पे देकर रखे हुए हैं, वैसा वर्षा फर्स्ट फ्लोर में आप रह रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर में भाड़ा देकर रखे हुए हैं। समझ में आ रहा है, इस तरह से हो गया। या फिर ऐसे भी बोल लीजिए 6 महीना भाड़ा पे देकर रखे थे और 6 महीना खुद रह रहे थे, ये भी इसी केस में आता है। तो पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्युपाइड, कुछ दिनों कुछ समय तक आप रहे, कुछ समय तक। तो ये 2 केस होता है उसमें, एक टाइम के हिसाब से होता है, एक एरिया के हिसाब से होता है। एक टाइम के हिसाब से होता है और एक, अरे मेरा 2 तल्ला बिल्डिंग है ना, तो नीचे में भाड़ा पे रहता है, ऊपर में हम रहते हैं, तो ये टाइम की एरिया टाइम 6 महीना हम रहते हैं, 6 महीना भाड़ा पे रहता है, या वाट एवर 9 महीना हम रहते हैं, 3 महीना भाड़ा पे रहता है। टाइम समझ में आया। लास्ट वाला, अरे सर ऐसा प्रॉपर्टी जैसे भाड़ा फड़ा कुछ नहीं, हम पूरा रहते हैं, तो ऐसा ही पढ़ना है। हाँ,
तो सर भाड़ा पे रहते हैं हम, भाड़ा पे नहीं, मेरा अपना ही प्रॉपर्टी है, तो उसमें इनकम कहेगा। हाँ, तो उसमें इनकम नहीं होगा, तो उसका कहानी आप समझोगे उसमें क्या मैटर है। मतलब आप अपना घर में रह भी रहे हैं ना, तो भी आपको इनकम तो हो नहीं रहा है, बट कहीं ना कहीं एक आपका लॉस होगा उसमें, और उस लॉस का भी कहीं ना कहीं आप टैक्स बचा प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए कितना चैप्टर इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा है। इनकम नहीं भी हो रहा है ना, आप घर में रह भी रहे हो ना, तो आपका लॉस होता है, क्योंकि इनकम तो हो नहीं रहा है। अरे अपने आप को भाड़ा देते हो, ये रहा मेरा भाड़ा, अब एक पॉकेट से भाड़ा निकाले, पॉकेट में डाल दिए, ऐसे खेल खेलते हो क्या? तो क्या होगा सर, लॉस होता है वहां पर, हम सिखाएंगे वहां लॉस कैसे होता है। तो लॉस जो होता है ना, तो इनकम टैक्स में एक सिस्टम है, आप पढ़ोगे, आपका सिलेबस में भी है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्डेड। अगर कभी लॉस हो गया ना, तो उस लॉस का एडजस्टमेंट मिल जाता है, सेटअप मिल जाता है, यानी कहाँ प्रॉफिट हुआ और यहां पर लॉस हो गया, अरे यहां पर प्रॉफिट हुआ और यहां पर गवर्नमेंट बोला कि चलो लाओ प्रॉफिट पे टैक्स लाओ, इनकम पे टैक्स लाओ, आप बोले गवर्नमेंट मेरा तो यहाँ लॉस भी हुआ है, तो आप बोल सकते हो गवर्नमेंट, आप मतलब आप ये कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ये लॉस जो था ना, अरे 1,000 रुपया का प्रॉफिट हुआ था, लॉस आपका 300 का हुआ था, तो लॉस को आप क्या कर सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं। तो 1,000 में से 300 गया, 700 रुपया टैक्स दे देना, तो फायदा हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना, बच गया कि नहीं मेरा टैक्स। तो सोचो इस केस में आप पढ़ोगे। खैर हम लोग बात करना चालू कर दिए थे, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या था हमारा, प्रॉपर्टी लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। प्रॉपर्टी हमारा सालों भर क्या रहेगा, भाड़ा पे रहेगा, समझ में आ रहा है। प्रॉपर्टी हमारा क्या रहेगा, फुल ईयर। फुल ईयर क्या है यहाँ पर, फुल ईयर लेट आउट है यहाँ पर, ठीक है ना। सर एक बात पूछे, पूछो सर, क्या यहाँ पर प्रॉपर्टी वैकेंट नहीं है, नहीं है, वैकेंट वाला केस नहीं है। मान के चलो कि सालों भर आपका प्रॉपर्टी क्या था, भाड़ा पे था और भाड़ीता, अरे टेनेंट, भाड़ीता और टेनेंट था भी, ताला बंद था, ऐसा केस नहीं है ये, समझ में आ रहा है क्या। सर ताला बंद वाला केस वो बाद में आएगा, थोड़ी देर में आ रहा है, ठीक है ना, कमिंग सून है, क्लियर हुआ। तो सर इसमें हम लोग ना क्या करना चालू किए थे ना, जीएवी निकालना सीखे थे। तो जीएवी निकालने का क्या तरीका है, जीएवी कैसे निकलता है, एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट हम विचार कर रहे हैं कि इतना रेंट होगा इनकम टैक्स, और एक देख रहे हैं कि आपको मिला कितना, दोनों में से जो हायर होगा एक्सपेक्टेड रेंट, और पूरा डाल लो इसमें, ठीक है ना। ये यही हम बता रहे हैं, 4 केस है ना, बेकार का केस है, यही चलता रहेगा, थोड़ा बहुत मिर्च मसाला मारा हुआ है तीनों केस में, नहीं समझे, तीनों केस में क्या मारा हुआ है, मिर्च मसाला, यही है यही है। तो वो मिर्च मसाला खाली हम वेरिएशन दिखाएंगे, बाकी है एक ही केस, दुनिया को बताने के लिए 4 केस है, 4 केस नहीं है, समझ में आ रहा है। तो इसको अच्छा से दिमाग में ढुका लो। तो बताओ जीएबी कैसे निकलता है, एक्सपेक्टेड, याद रह जाएगा ना, इनकम टैक्स एक्सपेक्ट कर रहा है इस एरिया का रेंट कितना होगा, तुम्हारा घर का प्रॉपर्टी का रेंट कितना होगा, और एक पूछा तुमको मिला कितना। ऐसे तो झूठ भी बोल सकता है कोई, हमको कम मिला, मेरे को कम मिला, लिया होगा कैश में, ले लिया होगा चोरी छिपे से, नहीं। अरे 50 लाख 25 लाख रुपया आपका इनकम रेंट होगा, तो 5,000 लाख रुपया क्या किया होगा, बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करवाया होगा, बाकी 20 लाख हो ही सकता है। तो कहने का मतलब मेरा कि गवर्नमेंट यहाँ क्या करता है, एक्सपेक्ट करता है वो रेंट, और दूसरा एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर होगा, उसी को बोलेगा भाई ये जीएवी है, उसी को क्या बोलेगा, ये जीएवी है। समझ में आ रहा है क्या। अच्छा तो सर फिर एक्चुअल रेंट कैसे निकालेंगे, अरे तुमको एक्चुअल रेंट निकालना क्वेश्चन में दिया रहेगा। अच्छा सर तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालेंगे, हाँ वो तो निकालना पड़ेगा, एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में 3 डेटा दे देगा, एक ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा फेयर रेंट, फिर तीसरा क्या, स्टैंडर्ड रेंट। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या होता है, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इज रेंटल अर्निंग कैपेसिटी असेस्ड बाई, किसके द्वारा, हाँ म्युनिसिपल कारपोरेशन। म्युनिसिपल कारपोरेशन जो हमारा म्युनिसिपल कारपोरेशन है ना, कलकत्ता में रहोगे तो केएमसी आपका म्युनिसिपल कारपोरेशन होगा, अब हावड़ा में है तो एचएमसी आपका म्युनिसिपल कारपोरेशन। हर म्युनिसिपल कारपोरेशन को अपने एरिया का, लोकेलिटी का, प्रॉपर्टी का, उसको पता है कि इसका रेंटल अर्निंग कैपेसिटी कितना हो सकता है, उसको हिसाब है, इस एरिया का कम से कम तो भाड़ा इतना ही होगा, उसके पास सब हिसाब रहता है, समझा रहा है ना। तो म्युनिसिपल वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू को लगा कि तुम्हारा रेंट कितना होगा, 100 रुपया,
क्लियर? तो क्या 100 रुपया एक्सपेक्टेड रेंट होगा? नहीं, ऐसे नहीं है, अभी और केसेस है। एक और केस होता है फेयर रेंट। फेयर रेंट क्या होता है? इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा, ऐसे घूम घूम के आप पड़ोसी को देखेगा, जाएगा उसके घर में, बोले तुम्हारा रेंट कितना है? पड़ोसी बताएगा मेरा रेंट तो 25 लाख रुपया है। तो बगल वाला तो 5 लाख में दे रहा, 5 लाख रुपया बिल दिया हुआ है। बोला वो पड़ोसी बोल रहा है हमको तो नहीं पता, पर मेरा तो 25 लाख रुपया है, 25 लाख मेरा टेनेंट मेरे को देता है। इनकम टैक्स हिसाब मिलाया, सब प्रॉपर्टी सेम, बालकोनी सेम, मोटा मोटी सब प्रॉपर्टी वगैरह दोनों का दोनों सेम है, तो भाई ये 25 लाख आएगा। तो लोकेलिटी के हिसाब से जो रेंट तय किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? फेयर रेंट बोलते हैं। समझ आ रहा है ना? इनकम टैक्स बोल रहा है, अरे कारपोरेशन तो बोल रहा है 100 रुपया, पर लोकेलिटी में कितना है? 90 रुपया। तो विच एवर इज हायर। कारपोरेशन का मानेगा कि फेयर रेंट मानेगा? ना कारपोरेशन मानेगा ना फेयर रेंट मानेगा, दोनों में से जिसका ज्यादा होगा ना उसको सेलेक्ट कर लेगा। बट कोर्ट का ऑर्डर सलाखों पे, कोर्ट का ऑर्डर से ऊपर नहीं जा सकते। कोर्ट बोल दिया दिन, कोर्ट बोल दिया रात, कोर्ट बोल दिया 100, तो बस 100। अरे कारपोरेशन बोल रहा है 1 लाख रुपया रेंट है, फेयर रेंट बोल रहा है, फेयर रेंट बोल रहा है 2 लाख रुपया रेंट है। कोर्ट बोला 50,000 रुपया ज्यादा नहीं हो सकता, तो भाड़ में गया जीएमबी, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, भाड़ में गया फेयर रेंट। आप 50,000 से रेंट ज्यादा, इसीलिए हम लोग क्या सिखाए आपको कि भाई चलो ये दोनों से हायर तो होगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का क्या चलेगा? हायर चलेगा। बट स्टैंडर्ड रेंट क्रॉस, स्टैंडर्ड रेंट बहुत दूर है। कोर्ट बोला ना कि इसका रेंट जो है ना 10 लाख तक हो सकता है। अरे कोर्ट कितना बोला? 10 लाख तक रेंट हो सकता है। हम जीएमबी पूछे कारपोरेशन से कि रेंट कितना है, कारपोरेशन बोल रहा है 1 लाख। फेयर रेंट कितना पता किया तो मालूम चला 2 लाख। दोनों में से हायर 2 लाख। हम कोर्ट का जाकर चेक किए, कोर्ट कितना बोला हुआ है? कोर्ट तो 10 लाख बोला हुआ है। अरे 10 लाख बहुत दूर है। अरे हमारे जो रेंट हुआ, कोर्ट का रेंट उससे नीचे है कि उससे दूर है, तो 2 लाख चार्ज कर सकते हैं क्या? हाँ आराम से 2 लाख आराम से चार्ज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? दूर है, बहुत दूर है। क्या समझ में आ रहा है? मतलब समझ में आ रहा है क्या? तो क्या करना है हमेशा? विच एवर इज हायर। और देख लेना कोर्ट का ऑर्डर वायलेट नहीं होना चाहिए। तो 100 रुपया आपका जीएमबी था, 90 रुपया आपका फेयर रेंट था। विच एवर इज हायर? अरे विच एवर इज हायर 100 रुपया। कोर्ट का ऑर्डर कितना है? ओहो हो, कोर्ट बोला है 70 रुपया ज्यादा नहीं ले सकते साहब, तो हमको अपना रेंट कहां पर लेकर आकर फिक्स करना पड़ेगा? 70 पर रोक देना पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर हमारा जो रेंट तय हुआ था उससे नीचे हो गया। ऊपर चला गया तो दिक्कत नहीं है बाबा, नीचे आ गया तो दिक्कत है। दिमाग में ढुक गया पूरा? चलो हमारा मान लो सपोज फेयर रेंट कितना, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना? 150। फेयर रेंट कितना? विच एवर इज हायर 150। कोर्ट का ऑर्डर कितना है? क्या आंसर आएगा? 185 आएगा। कोर्ट का ऑर्डर बहुत दूर है। क्या 150? कोर्ट का ऑर्डर जो 150 जो आया, क्या 150 जो आया कोर्ट का ऑर्डर उससे नीचे है कि उससे ऊपर है? ऊपर है ना, बहुत दूर है ना, तो 150 आंसर। कोर्ट का ऑर्डर को वॉलेट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो यहां तक हम लोग अपना सीख लिए थे। चलिए आइए मैदान में उतरते हैं। कहा? मैदान में उतरो, मैदान में। हाँ अच्छा, चार्जेबिलिटी सेक्शन याद है? क्या होता है चार्जेबिलिटी सेक्शन? तीन था। कोई भी इनकम, कोई इनकम फ्रॉम एचपी में आना है तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इनकम फ्रॉम एचपी में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो चार्जेबिलिटी सेक्शन बोलते हैं उसको। आ सकता है 2 नंबर में क्वेश्चन, तो मुंह मत बना दीजिएगा सर पढ़ाए नहीं है आप। देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, मस्ट बी अ बिल्डिंग होना चाहिए। समझ आ रहा है ना? और जिससे आप टैक्स ले रहे हैं ना, जिसको आप बोल रहे हैं ना ओए तुम टैक्स देगा, तो वो उस बिल्डिंग का कम से कम क्या होना चाहिए? तो एसएससी मस्ट बी द ओनर ऑफ दी प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है? उस बिल्डिंग का, उस प्रॉपर्टी का क्या होना चाहिए? अच्छा बिल्डिंग मैंने 4 तल्ला के, 5 तल्ला के, 10 तल्ला? अरे छत हो गया, वही बिल्डिंग है। 10 तल्ला, 2 तल्ला, 5 तल्ला मत करने लग जाइएगा। अच्छा दूसरा चीज,
एसईसी जो है ना, एसईसी मस्ट नॉट, अरे एसईसी जो है ना नहीं करे, क्या नहीं करे, प्रॉपर्टी का यूज फॉर द बिजनेस, फॉर द बिजनेस। अरे अपने बिजनेस के यूज के लिए प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रॉपर्टी का यूज बिजनेस यूज के लिए ना करे, प्रॉपर्टी का यूज बिजनेस यूज के लिए ना करे। एसएससी मस्ट नॉट यूज द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अरे तुम ना करो, पर कोई और कर सकता है क्या? हाँ, कोई और करे तो ठीक है, कोई और करे तो कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं करेंगे। सर हम किए तो फिर ये इनकम फिर कहाँ नहीं आएगा, एचपी में नहीं आएगा, और बिजनेस इनकम में आ जाएगा ना। तुम सोचो ना, तो बिजनेस इनकम में जाएगा, तो बिजनेस इनकम चला जाएगा, चला जाएगा। तो प्रॉपर्टी का यूज बिजनेस के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई? ओनर, समझ में आ रहा है भाई? कैरेट भाई, ही माने ओनर। ओके सर, बाकी ये वाला जो है ना, बातों बातों में आपके क्वेश्चन आपके कॉपी में लिखवा दिए थे, देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, मेथड ऑफ अकाउंटिंग भी आपको लिखवाया गया था, मीनिंग ऑफ एसपी भी लिखवाया गया था, ठीक है। चलिए आइए, ये वाला क्वेश्चन आ जाइए तो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। मैट में ही करेंगे, कॉपी में करोगे, करो, जैसा करना करो, मैट में ही कर लो, इजी है, बाद में कॉपी कर लेना प्योर अपना मेन मैट में। चलो चलो चलो, हाउस 1, अच्छा रुको, हाउस 1 हम सिखा रहे हैं, हाउस 2 साथ में करेंगे, हाउस 3 4 5 आप करेंगे, अरे समझे? चलो हाउस 1 हम बता रहे हैं, मेरे को फॉलो करो, फिर हाउस 2 साथ में, 3 4 5 आप खुद करेंगे। आओ बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? ग्रॉस, अच्छा मांग क्या रहा है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड एंड, मांग क्या रहा है? एक्सपेक्टेड एंड मांग रहा है, ये भी लिखा हुआ है। हाँ, हाथ में कुछ ज्यादा नशा चढ़ गया था, अभी तक उतरा नहीं है। एक्सपेक्टेड रेंट ये भी दिख रहा है, साफ साफ लिख रहा है, एक्सपेक्टेड बोल रहा है जी भी। हाँ हाँ, एक्सपेक्टेड रेंट, तो क्या लिखा हुआ है? निकालना क्या है? एक्सपेक्टेड का क्या तरीका था, याद है? हायर ऑफ 1 टू बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेंट, यानी कि फेयर, क्या पहला क्या था? जीएमबी, दूसरा क्या था? फेयर रेंट। जीएमवी, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, जीएमवी, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, हायर ऑफ 1 टू बट नॉट एक्सीडिंग 3 मने स्टैंडर्ड रेंट। आओ बताओ मेरे को, इस प्रॉपर्टी का हाउस 1 का जीएमबी कितना है और फेयर रेंट कितना है? विच एवर इज हायर, 5,000 हायर है, 5,000 क्या है? हायर, बट नॉट एक्सीडिंग स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट क्रॉस नहीं होना चाहिए। हायर कितना आ रहा है? 5, और स्टैंडर्ड रेट कितना भी है? वही 5 है, तो हम क्रॉस थोड़ी ना कर रहे हैं। 5,000 रुपया, 5,000 एक आंसर आ रहा था क्या? अरे सुनो ना, हायर 5,000 4,000 का, 5,000 4,000 का हायर कितना है? 5,000, तो 5,000 ना आया, 5,000 एक आ रहा था क्या? तो रेंट कंट्रोल एक्ट मतलब कि स्टैंडर्ड कितना है? 5,000, तो 5,000 पर लिमिट क्या, और हमारा आंसर भी 5 ही आ रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5,000 रुपये। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? आगे हाउस 2 में उतरते हैं भाइयों, हाउस 2 में आ जाओ, चलो साथ में करते हैं। फिर पेन चला रहा है, फिर पेन चला रहा है, साथ में बोले ना, बहुत सारे बढ़िया, तुमको दे क्वेश्चन दे। हाँ हाँ, तो इसीलिए बोल रहे हैं धीरे धीरे करो, मेरे साथ साथ करो, हड़बड़ी कितना तुमको है? ऑपरेशन थिएटर में बैठे हुए हो, समझ में आ रहा है? आराम से काम करो, जहां कैंची उची उल्टा जगह पे गया, नस कट गया, पत्ता कट गया बेचारा का, इसलिए ध्यान से सीखो। आ चलो आओ मेरे साथ, फिर 3 4 5 तो करना ही आप ही को है। आओ बताओ साथ में। हाँ, 6 और 8, मतलब कि पहले चेक कर लो है क्या, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, विच एवर इज हायर। 8, बट नॉट एक्सीडिंग 7,000 से एक्सीड, ओहो हायर हमारा कितना आ गया, और कोड कितना बोल के रखा हुआ है? 7 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो फिर कहाँ रुकना पड़ेगा? पकड़ में आया? डन। चलो अब 3 4 5 करो।
बना लिए? विच एवर इज हायर? अरे यहाँ पर हम पूछे कोट, कोट कितना आपका रेंट है? कोट बोला मेरा रेंट ही नहीं है, जाओ खुला छोटा जितना रखना है रखो जाओ। तो कितना आ जाएगा आंसर? स्टैंडर्ड दिया हुआ ही नहीं था, तो नहीं दिया तो हम क्या करें? 9 और 5 विच एवर इज हायर? 9 पर एक कोट लिमिट लगा दिया तो 8 ज्यादा नहीं हो सकता, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 और 7 हायर कितना है? कोट कितना बोलकर रखा हुआ है? 10। अरे बहुत है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 की 10। समझ में आया क्या? हाँ क्लियर हो गया? चलो ये वाला करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। हुई गवाह? बना लिए? म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है ना, एज्यूम करें कि ये ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर एंड स्टैंडर्ड रेंट, आपसे मांग क्या रहा है? एक्सपेक्टेड रेंट। तो बताइए विच एवर इज हायर? 55 बट नॉट एक्सीडिंग 54 से एक्सीड नहीं कर सकते हैं। हाँ कर दिया पाप। विच एवर इज हायर? 60 बट नॉट एक्सीडिंग। अरे तो 60 है ना, कहाँ 75 को कहाँ एक्सीड कर रहे हैं? 60 है ना, 75 को एक्सीड कर रहे हैं क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा? 60। विच एवर इज हायर? 80 बट कोड कितना बोला? 50 से ज्यादा नहीं करेगा तुम लोग, तो फिर कहाँ रुकना पड़ेगा? बोलो सीख गए? अच्छा जो लोग को अभी भी समझ में नहीं आया उन लोगों के लिए सीधा सीधा एक आंसर है, क्या करना है? हाँ जिसको नहीं समझ में आ रहा है, मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है सर, तो उसके लिए सिंपल सा उपाय है, क्या करना चाहिए पता है? विच एवर इज हायर, बताओ हायर चलो फिर से लेते हैं ये वाला केस कोई। विच एवर इज हायर? 55, 55 को पकड़ लो, पकड़ लिए 55 को, छोड़ना मत 55 को। फिर वो 55 को स्टैंडर्ड रेट से कंपेयर करो, विच एवर इज लोअर? 54। विच एवर इज हायर? 60, पकड़ लो 60 को, और वो 60 को किससे कंपेयर करना है? जो आंसर आया ना उसको किससे कंपेयर करना है? अब हायर नहीं, अब लोअर। तो 60 और 75 में लोअर कौन है? इस दोनों में हायर 80, जो आंसर आया उसके साथ 50 को। तो ऐसे भी कर सकते हो, अरे समझ गए होगे ना, लॉजिक दोनों तो सेम ही है, तो आप ऐसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे आप करते करते माहिर हो जाओगे। एक्चुअली ना ये इसलिए क्यों नहीं बताया आपको, क्योंकि लिखने में आप देखिए जब फॉर्मेट हम लोग लिखवाए है ना, तो उस हिसाब से लिखा हुआ है। आप तीनों लिख देंगे धड़ाधड़ धड़ाधड़, खाली नीचे एक लाइन डाल देंगे, हायर ऑफ 1 and 2 बट नॉट एक्सीडिंग 3, आपका समय बच जाएगा, आपका जगह बचेगा, बस इसी कारण, बाकी तो समझ गए होंगे। चलिए तो 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, अब चलते हैं हम लोग 4 के तरफ। अच्छा 4 में क्या निकालने मांग रहा है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू मांग दिया इस बार। ग्रॉस समझ में आ रहा है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है बताइए मेरे को, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू अभी तो बताएं, ये भी कैसे निकलता है? एक्सपेक्टेड रेंट और दूसरा एक्चुअल रेंट, बार बार बोले। हाँ रिकॉर्ड करके दे दे रहे हैं, तो टेप रिकॉर्डर सुनते रहना, एक बार भूल जा रहे हो ना। ये भी जो है कैसे निकलता है, और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है? तो जीएमबी म्युनिसिपल वैल्यू, कौन बोला? कौन? ग्रॉस म्युनिसिपल, एक है ग्रॉस एनुअल वैल्यू और एक ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, इसको रिकॉल करो ना, रट क्यों रहे हो? तो एक्सपेक्टेड निकालना है तो 3 चीज, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा फेयर रेंट, तीसरा स्टैंडर्ड रेंट। पर जब जीएबी निकालना है ना, तो अब इस तीनों से एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। यानी कि जब कोई आपको जीएबी निकालने बोले ना, तो इसका मतलब कि एक्सपेक्टेड रेंट भी निकालना पड़ेगा। और फिर एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के बाद जो आंसर आएगा, ये जो एक्सपेक्टेड रेंट आया ना,
इस आंसर को एक्चुअल रेंट के साथ भी कंपेयर करोगे और फिर आएगा आंसर हायर। तो सबसे पहले आपको एक्सपेक्टेड निकालना है और फिर क्या करना है, जीएवी निकालना है कंपेयर करके। आओ एक सिखाते हैं हम लोग, दो सिखाएंगे एक साथ में, बाकी तीन खुद से, ठीक है? क्या कोई दिक्कत? तो देखो क्या दिया हुआ है, ग्रॉस एंड म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है, फिर क्या दिया हुआ है, फेयर एंड दिया हुआ है। ये हाउस वन है मान लो, हाउस वन, हाउस टू, हाउस थ्री, हाउस फोर, हाउस फाइव और हाउस सिक्स है, ठीक है ना? चलो बताओ मेरे को, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर एंड स्टैंडर्ड रेट, डन। तो हमको क्या निकालना है, जीएवी निकालने के लिए क्या चाहिए, देखो यहाँ पर जीएवी निकालने के लिए ना क्या चाहिए, जीएवी निकालने के लिए यहाँ देखो लिखो, कुछ नहीं है लिखना, कुछ भी फिलहाल नहीं है, खाली स्क्रीन देखो। जीएवी निकालने के लिए मेरे को एक्सपेक्टेड रेंट, हाँ, और एक्चुअल रेंट चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सर ये वाला तो निकाल के दे दिया, हाँ ये आंसर दे दिया है, आंसर क्या कर दिया है, दे दिया है, कोई बात नहीं। तो ये दोनों में से हायर ले लेंगे, क्या ले लेंगे, विच एवर इज हायर ले लेंगे। क्लियर है क्या, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। बट एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलेगा एग्जाम में, आपको जो है ये वाला नहीं दिया रहेगा, हमें जो नहीं दिया रहेगा उसको इरेज कर रहा है, ठीक है? आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। तो चलो अब खुश, ये नहीं दिया रहेगा, बाकी सब कुछ दिया रहता है। तो पहले बताओ मेरे को, जीएबी निकालने के लिए एक्सपेक्टेड रेंट और एनुअल रेंट, एक्चुअल रेंट में से विच एवर हायर करना पड़ेगा ना। तो क्या एक्सपेक्टेड रेंट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड रेंट तो निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड रेंट चलो निकालते हैं। एक्सपेक्टेड निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, जीएमबी, जीएमबी, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट चाहिए, जीएमबी, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट चाहिए। चलो एक्सपेक्टेड रेंट बताओ, जीएमबी और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, 52। क्या स्टैंडर्ड रेंट क्रॉस हो रहा है, कोर्ट का तो ऑर्डर 58 पे है, आप कहां पर है अभी, तो आपका 52 आंसर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा बोलो, एक्सपेक्टेड रेंट 52। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर एक्चुअल रेंट दिया हुआ है ना, एक्चुअल दे दिया था ना, उसको उठा के कॉपी कर दो यहाँ पर, ठीक है? अब बताओ, अब हमको क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड जो आंसर निकाले और एक्चुअल रेंट, एक्सपेक्टेड जो निकाले और क्या, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, कौन हायर है इन दोनों में से, 60। तो आंसर क्या आ जाएगा, 60। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट हाउस टू में आ जाओ। हमको सबसे पहले क्या निकालना है, एक्सपेक्टेड रेंट निकालना है, हाँ, एक्चुअल रेंट तो दिया ही हुआ था, तो हमको एक्सपेक्टेड निकाल लेना है। तो एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगा, 55, 57 विच एवर इज हायर, बट नॉट एक्सीडिंग 54, 54 को पार नहीं कर सकते, बट नॉट एक्सीडिंग, तो 54 पे रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना है, आंसर कितना आएगा, पक्का? तो आंसर 54। और फिर इस दोनों का हायर 56, अगेन जाइरेज कर दी, अगेन इस दोनों में से हायर बट नॉट एक्सीडिंग, आंसर पक्का, पक्का, खुल जा सिम सिम, ओ जीत गए, हाँ। तो विच एवर इज हायर बट नॉट एक्सीडिंग 50 आंसर आ गया, और एक्चुअल रेंट को यहां रख दिए, विच एवर इज हायर। चलिए 4 5 6 आपके लिए खाली है। सुनो सुनो, ये वाला एक्सपेक्टेड निकालना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर क्या लिखोगे निकाल के, यहाँ क्या लिखोगे, कहाँ से, यहाँ से कॉपी मारना है, फिर दोनों का हायर यहाँ लिख देना है। चलिए जल्दी करिए। हो गया, अरे चलिए बताइए,
75 और 80, 75 और 80 हायर कितना, बट नॉट एक्सीडिंग 65 से पार। तो 65 पे हमको क्या करना होगा, लड़ाते हो गए। फिर 68 यहाँ पर कॉपी मार दिए, विच एवर इज हायर 68। अब बताइए H5 का, बोलिए एक्सपेक्टेड कितना आया। अरे हम जो बोल रहे हैं उतना बोलो ना, कहाँ है ट्रेन को खींचते चले जा रहे हो। हम पूछ रहे हैं एक्सपेक्टेड कितना आया। 63 कैसे, 70, हाँ 63 को 63 ले लेंगे, चलो। और यहाँ पर 80 आंसर, ठीक है। फिर से बताइए आप ही, एक्सपेक्टेड कितना आया। हाँ ठीक है, मतलब ठीक है, आप जिस तरह से सोच पा रहे हैं, जिससे सोचना है सोचो, वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ विच एवर इज हायर 80। अब ये सोच रहे हैं सर विच एवर इज हायर 80, 80 आंसर ले लिए, और 80 और 95 में विच एवर इज लोअर। इसको बोलते हैं जोम्बिया अप्रोच, दिमाग पे असर कम पड़ रहा है नहीं, दो विच हायर पकड़कर दोनों का लोअर ले लेना है, तो इसमें दिमाग पे जोर कम पड़ रहा है। और ऐसे सर 80 और 78, विच एवर इज हायर 78, फिर सोचना होता है ओ भाई आगे वाला ऊपर है कि नीचे है, दिमाग लग रहा है ना इस पे। तो जैसे भी करना चाहें, तो 80 78 विच एवर इज हायर पर जो कितना आया 80, 80 क्या 95 को क्रॉस कर रहा है, नहीं, तो आपका आंसर 80 ही आ जाएगा। और 68 इसका विच एवर इज हायर जीएवी आ जाएगा 80। बोलो क्लियर हुआ। इस पे एक्सपर्टीज हो जाना है, ये मिस्टेक मत कर देना, ये बेसिक चीज है। क्या निकालने का, जीएवी निकालने का, और यही बेसिक चीज बार बार रिपीट होगा। समझ में आ रहा है। चलिए हो गया, तो हम लोग 2 3 4 कर लिए। बोलो कोई दिक्कत। चलिए चलते हैं हम लोग 7 नंबर। आ जाइए, आप अब तैयार हैं क्या करने के लिए। एक मिनट, जीएवी निकालना सीख गए ना। अरे रुको एक मिनट, जीएवी निकालना सीख गए ना। तो यानी कि जीएवी निकालना सीख गए, तो ये वाला तो सीख गए। हाँ अब क्या करना है, सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा एनएबी। एनएबी में क्या करोगे, डिडक्शन दो ठो ले लेना है, फिर क्या आ जाएगा माइनस करने के बाद इनकम फ्रॉम एचपी। सीख गए इनकम फ्रॉम एचपी, समझ में आ रहा है। इनकम फ्रॉम एचपी सीख गए, क्लियर हुआ। तो लॉन्ग क्वेश्चन देख, फुल निकालना है जिसमें। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर कितना बोले 7 आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें फुल निकालना है। देखो इसमें जी एक्सपेक्टेड मांगा है, 7 में एक्सपेक्टेड मांगा है, जीएबी मांगा है, क्या मांगा है इनकम फ्रॉम एचपी मांगा है, ठीक है ना। अब इनकम फ्रॉम एचपी डरना मत, सबसे पहले जीएबी निकालने का रास्ता ढूंढो। जीएबी कैसे निकलता है, मन में सोचो। एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट विच एवर इज, तो एक्सपेक्टेड कैसे निकलेगा, जीएमबी। जीएमबी दिया हुआ है क्या, इसको ग्रॉस कर दो, तो सभी लोग ग्रॉस कर दो, ग्रॉस कर दो। जीएमबी दिया हुआ है क्या, अरे जीएमबी दिया हुआ है क्या, पहले अब सच में तुम्हारा कल रात में हुआ है क्या, हाँ नशा सा चढ़ लिया है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, इस तीनों का यूज करके क्या निकाल लेंगे। क्या एक्चुअल रेंट दिया हुआ है, हाँ यही एनुअल रेंट है, यही एक्चुअल रेंट है। ये थोड़ा सा अंतर होता है एनुअल और एक्चुअल में, ये बीच में ढूंढेंगे ना तो बता देंगे कि क्या है, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो एनुअल रेंट ये हमारा क्या है, तो फिर जो भी आंसर आएगा इसके साथ कंपेयर करने के बाद क्या निकाल लेंगे, जीएवी निकल जाएगा। जीएवी के बाद क्या करेंगे बोलो, म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा एनएबी। और एनएबी के बाद क्या करेंगे, दो तरह का डिडक्शन लेंगे, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है, हो गया। चलो मेरे साथ करेंगे, मेरे साथ करोगे ये सम्स, पूरा फुल फ्लेज कैसे पैटर्न में करना है एग्जाम में, वो सिखा रहे हैं आपको, वो कैसे एग्जाम में करना है। चलो ये कॉपी में, हाँ एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करके आएंगे, अगर नहीं इस तरह से फॉर्मेट में करके आए मार्क्स चला जाएगा फिर। बोलिए, सोल्यूशन टू
क्वेश्चन नंबर 7, जब कभी भी लोग टैक्स क्वेश्चन करते हैं ना तो प्रॉपर तरीका से हम लोग को लिखना आना चाहिए। लिखने का तरीका लोगों का अलग अलग होता है, बट जो हम बता रहे हैं वो आप लिख लीजिए, वो सब कुछ कवर हो गया। जब हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग कर क्या रहे हैं, कंप्यूटेशन क्या चीज का कर रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम HP ऑफ मिस्टर, किसका ना है देखो, तो किसे कंप्यूट कर रहे हो सर, नाम तो दिया ही नहीं है, मिस्टर कोल का था। इनकम फ्रॉम HP ऑफ मिस्टर, नाम तो नहीं दिया हुआ है तो डैश हो जाएगा वहां पर, मतलब कि आपको नाम लिखना होगा। सर मान लीजिए वो लिखा रहता है वहां पर श्री राम, तो मिस्टर श्री राम, समझ में आया, MR बाय डिफॉल्ट लगा रहे हैं हम, तो मिस्टर जो भी है वॉट एवर, ठीक है ना। अब दूसरा चीज जो बहुत जरूरी है, SSC का नाम लिखना जरूरी होता है, और असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर लिखना होता है, असेसमेंट ईयर। और आपका सम्स जो भी हो, हम लोग सम्स भी मैट में उसी तरीके से डिजाइन किए हुए हैं कि आपका असेसमेंट ईयर जो एग्जाम में देना है वही उस तरह से क्वेश्चन रहेगा। बट आप हमेशा याद रख लीजिए आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होगा, ऑफ ऑफ असेसमेंट ईयर क्या होगा बताओ, हाँ 2024-25 ईयर असेसमेंट ईयर है, एग्जाम में क्वेश्चन इसी पे बनेगा, तो ये लिखने का आदत डाल लीजिए। और ब्रैकेट में लगा देना, अगर असेसमेंट ईयर 24-25 तो प्रीवियस ईयर क्या होगा, समझ में आ रहा है, बस मतलब मोटा मोटी बात यह है कि आपको SSC का नाम और आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर लिखना होता है। क्लियर, चलो ये हो जाने के बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग। पर्टिकुलर लिख दो यहां पर, अमाउंट का 2 कॉलम बना देना, डन, तैयार हो गया फॉर्मेट तो बताइएगा। हाँ क्या हुआ भैया, स्किल ओके। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है बताइए, एक्सपेक्टेड रेंट। तो कैसे करेंगे पैटर्न में, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि चलो एक्सपेक्टेड निकालते हैं, तो इस तरह से 1 डालिएगा जिस तरह से हम 1 डाले हैं, ठीक है ना, एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है, एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है, हाँ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, कितना दिया हुआ है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, हाँ 72,000, फिर फेयर रेंट दिया होगा 78,000, और फिर तीसरा क्या दिया होगा, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कितना दिया हुआ है 95,000। चलिए अब आंसर बता दीजिए कि क्या आंसर आएगा, 78,000 आपका आंसर आया, पक्का, विच एवर इज हायर 78 बट नॉट एक्सीडिंग, स्टैंडर्ड तो बहुत दूर है, ठीक है।
अब जो ये आया, व्हाट इज दिस, यही आपका एक्सपेक्टेड रेंट है। और जब एक्सपेक्टेड रेंट जो लिखे ना ये वाला, इसको ए नंबर डाल दीजिएगा। क्या डाल दीजिएगा? ए नंबर। बट ये 78 कैसे आया, यू हैव टू मेंशन इट। आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये कैसे आया। तो क्या लिखेंगे बोलिए तो? हायर ऑफ 1 and 2 but not exceeding 3। जानते हैं सर क्या? कई कई किताबों में अलग तरीका से कैलकुलेशन है। हाँ, और क्या सर हम लोग जो कर रहे हैं सही है? अरे 100% सही है सर। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि ये लॉ पढ़ रहे हो, और लॉ में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर देता है ना, तो एक खुद एक लॉ है। सुप्रीम कोर्ट जो है ना, ऑर्डर किया था, केस का नाम है शीला कौशिक। शीला वो शीला नहीं, समझ रहा है? शीला कौशिक का केस में एक क्या बोलते हैं, ऑर्डर आया हुआ था। क्या अब स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा आपका एक्सपेक्टेड रेट नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है ना? तो रेफरेंस के लिए डाल दीजिए, ये ज्यादा जरूरी नहीं डालना, जो पेपर चेक करने वाला उसको भी नहीं पता होगा। बट हाँ, लिख लीजिए, ऐसे अपने तरीका से लिख लीजिए। एज पर, देखो बार बार सॉल्व मत करना, बार बार ये वाला लाइन मत लिखना, बट एग्जाम में एक ही तो क्वेश्चन करना रहेगा, वहां डाल देना, क्या दिक्कत है। एज पर एससी, एससी माने सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन द केस ऑफ शीला कौशिक। डन। अभी बात लिख दिया ना, किसी का हिम्मत ही नहीं है काट देने के लिए। ओके सर। अरे एक्सपेक्टेड निकल गया, अब बोलो। हाँ, अब हम लोग क्या लिखते हैं? एक्चुअल रेंट लिख देते हैं। एक्चुअल रेंट, या फिर बोल लीजिए एक्चुअल रेंट, या बोल लीजिए एनुअल रेंट, ठीक है ना? तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक्चुअल रेंट दिया हुआ है कि एनुअल रेंट दिया हुआ है? जानते हो एनुअल रेंट क्या होता है और एक्चुअल रेंट क्या होता है? हाँ, एनुअल मने और एक्चुअल। एक्चुअल का मतलब दो चीज होगा, दो चीज हुआ, एक रिसीवेबल और एक रिसीव्ड। अरे साहब अगर आपको 12,000 रुपये मिलना था, पर क्या बोले, इतना फालतू था भाई था ना, सिर्फ 10,000 रुपया दिया, 2,000 रुपया मार लिया मेरा, 2,000 रुपये पैसा। 2,000 क्या हो गया? बैड डेट। तो 12,000 क्या है? एनुअल रेंट है हो। 12,000 क्या है और 10,000 क्या है? आपको लिखना क्या होता है? एक्चुअल लिखा होता है। समझ में आ रहा है? लिखना क्या होता है, समझ में आ रहा है? तो सर यहां पर तो एनुअल रेंट दिया हुआ है, सर यहां पर क्या दिया हुआ है? तो हमको तो एक्चुअल रेंट लिखना है, तो अभी तो सिखा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, देखो ऐसे करना। एनुअल रेंट कितना है? एनुअल रेंट कितना है आपका? 1,00,000 रुपया। सीखो मेरे से, 1,00,000 रुपया एनुअल रेंट है। डन। इसमें से ना माइनस करोगे क्या सर? देखो लिखा हुआ है ना अनरियलाइज रेंट। ये अनरियलाइज रेंट नथिंग बट बैड डेट। ये अनरियलाइज रेंट जो है ना, ये बैड डेट है, लिख लो। सर एक मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है, हम पूछे क्या? मस्त उपाय है टैक्स बचाने का। क्या टैक्स बचाने का? कम से कम तो बचा ही सकते हैं। जैसे ही गवर्नमेंट बोलेगा कि रेंट कितना मिला, हम देगा मालिक मिला ही नहीं, सब पैसा मार लिया, क्योंकि गवर्नमेंट तो माइनस करने दे रहा है। नहीं समझ में आया? अभी आप क्या किए, देखो अनरियलाइज रेंट को माइनस करवा रहे हो, लिखना नहीं है अभी, आप 2 मिनट सुन लो, ठीक है ना? माइनस कराने के बाद कितना आएगा?
90,000 रुपया अभी तो माइनस करवा रहे हो कि नहीं माइनस करवा रहे हो? तो अच्छा मौका है कि नहीं मौका है क्या करने का, बचाने का? तो क्या बोलोगे जैसे गवर्नमेंट आएगा, भरी था मेरा पैसा? अच्छा ऑप्शन है कि नहीं? पहले यही था, गवर्नमेंट का फिर लगा, ये लोग मिलकर बेवकूफ बना रहा है हमको। गवर्नमेंट फिर लॉ चेंज किया, ऐसे कोई अनरियलाइज रेंट माइनस नहीं करने देंगे हम। यू हैव टू सेटिस्फाइड रूल 4, यू हैव टू सेटिस्फाइड रूल 4। 4 कंडीशन दिया गया है, अगर वो 4 कंडीशन को मिट किए तो ही माइनस करने देंगे, अदरवाइज माइनस करने नहीं देंगे। तो सर ये 4 कंडीशन मिट किया होगा कि नहीं किया होगा? एज्यूम कर रहे हैं कि 4 कंडीशन मिट किया होगा। सर वो 4 कंडीशन क्या है? क्या बोलो बोलो? तुम पागल हो गल है, हर चीज को सीखने के मोड पे क्यों नहीं रहते हो? चार्जेबिलिटी बोल रहा है, देयर मस्ट बी अ बिल्डिंग, ऐसे ऐसे ऑनर होना चाहिए। अरे वो चार्जेबिलिटी है, अभी आगे दुनिया में चले गए हो, पीछे छोड़ा है गलिया। रूल 4 आपका यहाँ मेंशन किया हुआ है, देखिए दिख रहा है। 4 कंडीशन है, हम पढ़ा नहीं रहे हैं अभी, पढ़ाएंगे थोड़ी देर बाद, इसके बाद ही पढ़ाएंगे, इसके बाद ही पढ़ाएंगे। तो रूल 4 4 कंडीशन है, ये 4 कंडीशन मिट किया तो ही माइनस होगा, अदरवाइज। तो अगर आप माइनस कर रहे हो ना, क्वेश्चन में देख लेना, वहां नीचे लिखा रहता है अनरियलाइज्ड रेंट, लिखा रहेगा और लिखा रहेगा रूल 4 हैज बीन सेटिस्फाइड। अगर ये बात नहीं लिखा हुआ है तो आप नोट डाल देना, एज्यूमिंग दैट के रूल 4 हैज बीन सेटिस्फाइड या नॉट सेटिस्फाइड। अगर नॉट सेटिस्फाइड तो फिर माइनस मत करवाना, अगर एज्यूम कर रहे हो कि रूल 4 सेटिस्फाइड तो फिर माइनस करवा देना, ये तुम्हारे हाथ में है। बट क्वेश्चन बोल देगा ना कि रूल 4 सेटिस्फाइड नहीं हुआ है या फिर रूल 4 सेटिस्फाइड हुआ है, तो फिर अपना एजम्पशन मत लगा देना। क्वेश्चन बोले तो दिन रात ठीक है, पर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो फिर एज्यूम तुम करो ना, अपना खुला छूट, जो मन में आया करो एज्यूम। क्लियर है? तो फिलहाल अभी हम लोग क्या एज्यूम करें बोलो तो? हाँ, सिखाने के लिए कि रूल 4 क्या हो चुका है, तभी तो माइनस कराएंगे तो सीखेंगे आप। तो रूल 4 सेटिस्फाइड, क्लियर है क्या? तो माइनस करवा दिए, नीचे नोट डाल देंगे हम लोग, तो डन। ये अनरियलाइज रेंट को माइनस करवा देना है। तो ये क्या बन जाएगा बोलो तो? ये जो माइनस कराने के बाद जो आएगा ना, हाँ इसी को क्या बोलेंगे? एक्चुअल रेंट। ये आ गया आपका एक्चुअल रेंट। अब बताइए, अब बता, एक्चुअल रेंट को क्या बोलेंगे? बी बोल देना, क्या बोल देना? बी। चलो बताओ। बी बोल के क्या फायदा, छोड़ दो, उसको हटा दो, क्योंकि तुम 1 2 डाल ही दिए हो ना। तो देखो ऊपर में 1, नीचे में इधर में क्या 2, तो फिर ए भी क्यों डाल रहे हो? ठीक है ना, बी हटा दो। चलो बताओ अब क्या निकालना है हमको? जी ए वी, भैया को बुला दो। जी ए वी माने ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कैसे निकलता है? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, यानी कि कितना आएगा? 90,000 रुपये आपका जी ए वी आ गया। समझ में आ रहा है ना कैसे निकला? बोलो। हायर ऑफ 1 एंड, जिस तरह से 1 2 लिखे हुए हो ना वही लिखना, अपना वाला 1 2 मत लगा देना। बोलो, समझ में आ रहा है यहाँ तक? फॉर्मेट हम सिखा रहे हैं इसलिए बहुत स्लो तरीका चल रहे हैं, आपको सीख रहे होंगे। तो जीएबी के बाद देखो, अब यहां तक तो कहीं ना कहीं फॉर्मेट का पार्ट ही नहीं था। हम आपको तो फॉर्मेट जो दिए थे वो तो जीएबी से चालू हो रहा था। यहां तक क्लियर है? अब तो फॉर्मेट में चले जाओ। फॉर्मेट में इसके बाद क्या था जरा चेक करो। जीएबी में से क्या माइनस कर रहे थे? म्युनिसिपल टैक्स। चलो अब म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे। अब ये फॉर्मेट का पार्ट हो गया, म्युनिसिपल टैक्स। चलो बताओ म्युनिसिपल टैक्स कितना है? लिखा हुआ है ना 50%। हम आगे पढ़ाएंगे, म्युनिसिपल टैक्स के बारे में भी पढ़ाएंगे, बट अभी फिलहाल बता दे रहे हैं कि दैट 50% इज ऑलवेज एप्लीकेबल ऑन ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। किसके ऊपर? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। रुको रुको, किस पे ऊपर? ग्रॉस म्युनिसिपल, ग्रॉस
म्युनिसिपल वैल्यू, इसके ऊपर जी एमवी, नेट म्युनिसिपल वैल्यू के ऊपर भी नहीं। अरे एनवी हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में कभी कभी डराने के लिए नेट, ग्रॉस नहीं, नेट म्युनिसिपल वैल्यू दिया रहेगा, नेट भी नहीं, किसके ऊपर, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। याद रहना चाहिए, आगे चल के हम समझाएंगे भी, बट फिर भी अभी से याद रख के चलना है। 50% ऑफ ओ जीएवी, जीएवी कितना है, सॉरी सॉरी, जीएमवी कितना आएगा, 72,000 था ना, 72,000 के ऊपर 15% कैलकुलेट करो, करो करो कैलकुलेट करो जल्दी से। 10,000, 10,800 माइनस कर दो। 10,000 अगर 800 माइनस कर दिए तो क्या आ जाएगा, कितना आएगा, ये क्या आ जाएगा, एन ए वी, एन ए वी आ गया, पूरा लिख सकते हो, नेट एनुअल वैल्यू, एन ए वी। ठीक ठीक ठीक। अब एनएवी आ गया। अब अब चालू होगा हमारा डिडक्शन। सबसे पहला डिडक्शन, डिडक्शन कौन सा सेक्शन, 24। सबसे पहला डिडक्शन क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30%, 30% ऑन एनएवी, निकाल लो। 79,200 लिख दे क्या, कितना आएगा, 23,760 ना। और दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट लोन कितना, 10,000। दोनों को ऐड कर दोगे तो 33,760। देखा जाए तो इसका सेक्शन होता है अंडर सेक्शन 24A, और ये होता है अंडर सेक्शन 24B। हाँ, ये माइनस करके बताइए कितना आया, 45,440, 45,440। दिस इज योर, दिस इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज योर फुल फ्लेश सोल्यूशन। एग्जाम में लिख के आना है इस तरह से। क्वेश्चन खत्म, कौन बोला, नोट 1, assume that, assuming that rule 4 has been, condition of rule 4, condition of rule 4 has been जी, condition of, ऐसा लिखो ना, assuming that all condition of, ठीक है ना, assuming that all condition of rule 4 has been satisfied। दूसरा भी नोट है,
क्वेश्चन में जाइए, पहले ये लिख लिए तो बताइएगा। हो गया? जब आप देखेंगे क्वेश्चन में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट सबका यूज किए, अनरियलाइज रेंट का भी यूज किए। अनरियलाइज रेंट मतलब कि एज्यूम किए कि रूल 4 कंडीशन सेटिस्फाइड है, इसलिए माइनस कर दिया, बैड डेट होता है वो, पैसा मिला नहीं। म्युनिसिपल टैक्स, रिपेयर का यूज नहीं किए। हाँ, रिपेयर का यूज नहीं किए, इसलिए रिपेयर का यूज नहीं किए। थोड़ा देर में फिर हम समझाएंगे, ये जो जो बातें हम रोक दे रहे हैं ना अभी, जस्ट अभी थोड़ा देर में क्लियर हो जाएगा। रिपेयर का यूज इसलिए नहीं किया ना, सिंस इनकम टैक्स आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहा है। बताइए स्टैंडर्ड डिडक्शन क्यों दे रहा है, आपको समझाए भी थे। आप लोग बोल रहे हैं कि आप इनकम हो रहा है 79,200 और आप बोल रहे हैं कि साहब 79,200 पे टैक्स लाओ। अरे तो 79,200 पे टैक्स लाओ, ये तो मेरा इनकम है, मेरा खर्चा नहीं होता है क्या? फिर भड़ीता लोग पेंटिंग पेंटिंग खराब कर देता है, किल ठोक ठाक के दीवार खराब करता है, रिपेयर रिपेयर नहीं कराने में पैसा लगता है। सरकार को लगा हाँ भाई रिपेयर करवाना है, रिन्यूअल कराना है, बहुत तरह का खर्चा है, रिपेयर है, ये है वो है, बहुत तरह खर्चा है ना। तो गवर्नमेंट बोला कि देखो उतना तो हमको नहीं पता, पर जाओ 30% ऑफ एनएबी तुम डायरेक्ट ले लो। तुम चाहे खर्चा कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, वो हम चेक करने नहीं आएंगे, 30% डायरेक्ट ले लो। अच्छा तुमको 30% डायरेक्ट हम दे रहे हैं ना, तो अब तुमको अलग से तुम्हारा रिपेयर के ऊपर खर्चा हम देने वाले नहीं है। 30% डायरेक्ट ले लो, अब जाओ खत्म करो बात, जाओ। वो बोल रहा है हम तो खर्चा किए ही नहीं, बोला कोई बात नहीं, तो भी जाओ 30% ले लो। अरे ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप रिपेयर नहीं करते होंगे, रिपेयर तो करना ही पड़ता होगा। तो 30% क्या कर देना है, माइनस करवा देना, चाहे आप किए हो चाहे नहीं किए हो, छो भी हो। तो 30, पर इसीलिए सिंस रिपेयर आप अलग से नहीं देंगे, जब रिपेयर का खर्चा स्टैंडर्ड डिडक्शन में जोड़ दिया गया तो अलग से आप रिपेयर वगैरह। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सिंस स्टैंडर्ड डिडक्शन is given, so no deduction, no deduction, no deduction, no deduction for repair allowed, no deduction for repair well allowed। डन, दैट्स योर फुल क्वेश्चन। क्लियर है क्या? फुल फ्लेश क्वेश्चन इस तरह से आपका एग्जाम में आएगा और आपको ये करना होगा। पर हाँ अभी मिर्च मसाला क्वेश्चन है, बहुत है, क्लास आगे तक भी चलेगा। तो यहाँ तो क्लियर हुआ? ओके, तो चलो चलते हैं आगे। हो गया? तो आप फुल फ्लेश क्वेश्चन सीख गए। अब हमको क्या करना है जरा सीखिए आप। हम आपको क्या निकालना सिखा दिए, फॉर्मेट देखिए, जीएवी निकालना सिखा दिए, म्युनिसिपल टैक्स के रिलेटेड कुछ बातें बताना है मेरे को, हालांकि क्वेश्चन में दिया रहता है, पर इससे रिलेटेड बातें बताना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन से रिलेटेड बातें बताना है जो कि मोटा मोटी बात बता ही दी है अभी, और इंटरेस्ट और लोन रिलेटेड बातें बताना है। ये तीन चीज बातें हो गया तो समझ लो कि चैप्टर खत्म। हाँ, शुरुआत करते हैं हम लोग म्युनिसिपल टैक्स पेड से। अब इसके लिए आपको आना पड़ेगा आपके मैट में। अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले अनरियलाइज रेंट वाला मामला को खत्म कर देते हैं। याद है अनरियलाइज रेंट वाला क्या अभी आया था ना बीच में, तो अनरियलाइज रेंट पहले खत्म कर लेते हैं। अनरियलाइज रेंट आ जाओ जल्दी से। अनरियलाइज रेंट क्या होता है, एग्जाम में थ्योरी भी आ सकता है, समझ में आ रहा है ना। एक्सप्लेन द रूल कंडीशन ऑफ रूल 4। क्लियर है? तो सर क्या था, बार बार बता रहे थे कि अगर कोई भड़ीता आपको पैसा नहीं दिया ना, अरे भड़ीते में आपके रूम में ताला बंद था, कि ताला बंद नहीं था, वो था, वो दिया ही नहीं, अरे आपका पैसा मार लिया ना वो, कि ताला बंद था, पैसा मार लिया, ताला बंद थोड़ी ना था, पैसा दिया ही नहीं वो। जब पैसा नहीं दिया तो उसको क्या बोलते हैं, अनरियलाइज
रेंट अनरियलाइज, क्या अनरियलाइज रेंट को आप माइनस करा सकते हैं? रेंट रियलाइज हुआ कि नहीं रियलाइज हुआ? नहीं रियलाइज, इसलिए अनरियलाइज रेंट। अब बताइए अनरियलाइज रेंट को माइनस करवा दिया जाएगा कि नहीं? एनुअल रेंट से रियलाइज अनरियलाइज रेंट को माइनस करवाया दिया जाएगा कि नहीं करवाने दिया जाएगा? बिल्कुल करवाने दिया जाएगा, अगर 4 कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो। समझ रहा है ना? तुम बोल रहे हो कि ना मेरा ये ना ये व्यक्ति ये भड़ीता भड़ीता पैसा मार लिया। अरे भड़ीता पैसा मार लिया और उसके साथ बैठ के बिरयानी में बिरयानी खा रहे हो, ये कैसा भड़ीता है? नहीं समझ में आ रहा है? इनकम टैक्स को बोल रहे हो ए मेरा भड़ीता है पैसा मार लिया, इनकम टैक्स बोल रहा है अभी तो बिरयानी बिरयानी चल रहा है तुम लोग का, ये कैसा भड़ीता है? कोई पैसा अगर मार लिया तुम क्या करोगे जरा बताओ तो? तुम भाड़ा ऑब्वियसली सबसे पहले तो स्टेट उठा के बाहर फेंकोगे, नहीं करोगे कि बिरयानी बिरयानी चलो चलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो कुछ स्टेप्स है, अगर ये सब स्टेप्स लिए हुए हो तो ही हम लोग माइनस करने देंगे, नहीं तो फिर कैसे विश्वास होगा इनकम टैक्स को कि आप जो है सच में आपका साथ पैसा आपका पैसा मारा गया है। सबसे पहले ध्यान रखना कि द टेनेंसी इज बोनाफाइड। द टेनेंसी इज बोनाफाइड का माने देयर मस्ट बी अ रेंट एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी अ रेंट एग्रीमेंट। टेनेंसी इज बोनाफाइड मतलब रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ रेंट एग्रीमेंट। टेनेंसी इज बोनाफाइड। सुनो, जिसको हम भाड़ा देते हैं उसको टेनेंट बोलते हैं, और तुम हो लैंडलॉर्ड। तुम जिसको भाड़ा दिए ना वो कौन है? टेनेंट है। और तुम कौन हो? लैंड लॉर्ड। समझ में आ रहा है ना? तो टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच में टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या होना चाहिए? सबसे पहले टेनेंसी एग्रीमेंट, अगर टेनेंसी एग्रीमेंट नहीं हुआ तो गए। समझ में आ रहा है ना? सर इसमें से सारा कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा कि कोई एक ठो? हाँ जी, सारा कंडीशन। रूल फॉर सेटिस्फाई मतलब सारा कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है ना? दूसरा, आपका पैसा नहीं दिया ना, अरे पहला एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? टेनेंसी इज बोनाफाइड, माने देयर मस्ट बी अ रेंट एग्रीमेंट। दूसरा क्या? द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेंट द प्रॉपर्टी और स्टेप हैज बीन टेकन टू कंपेल विद द वैकेंट द प्रॉपर्टी। अरे कम से कम उसका सामान उठा के बाहर फेंको। सर ऐसा अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता, मेरा एथिक्स वो खराब जाता है। अब तो स्टेप तो लिए होगे, उसको बोले तो होगे, धमकाए तो होगे कि पैसा नहीं दे रहा निकाल के बाहर फेंक देंगे उठा के। तो स्टेप या तो तुम क्या किए हो, प्रॉपर्टी को वैकेंट करवा दिया हो। अरे पैसा नहीं दिया ना, तो प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? वैकेंट करो, वैकेंट करो, हटाओ इसको। या तो उसको टाइम दिए होगे, 2 दिन के अंदर पैसा नहीं दिया तो अभी निकल लो, 2 दिन में अपना घर देख लो अपना। बात में आ रहा है ना? तो क्या बोला हुआ है? द डिफॉल्टिंग टेनेंट, डिफॉल्टिंग डिफॉल्टिंग मैंने जो पैसा ने मार लिया वो टेनेंट प्रॉपर्टी को क्या कर दिया हो? खाली कर दिया हो। या तो फिर रीजनेबल स्टेप आप उठा लिए हो टू कंपेल हिम टू वैकेंट द प्रॉपर्टी, यानी कि उसको खाली कराने के लिए आप रीजनेबल स्टेप उठा लिए हो। बोले होंगे 2 दिन का टाइम दे रहे हैं, घर ढूंढ के निकल जाओ अपना, यहाँ छोड़ो हटो। समझ में आ रहा है? तो या तो डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेंट द प्रॉपर्टी और रीजनेबल स्टेप हैज बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेंट द प्रॉपर्टी। रीजनेबल स्टेप हैज बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी। या तो प्रॉपर्टी वैकेट कर दिया हो, या तो रीजनेबल स्टेप टेकन बाय मी टू वैकेट द प्रॉपर्टी। रीजनेबल स्टेप हम ले लिए हो आपको क्या करने के लिए? खाली करने के लिए। समझ में आ रहा है क्या? कि बिरयानी खाओगे बैठ के, आओ बैठ के बिरयानी खाते हैं, बाहर हटाओ उसको। समझ में आ रहा है? 2 पॉइंट बताओ रूल 4 का। पहला क्या होना चाहिए? एक बोनाफाइड, देयर मस्ट बी द टेनेंसी इज द बोनाफाइड। हाँ रेंट एग्रीमेंट आपको समझने के लिए, द टेनेंसी इज बोनाफाइड। दूसरा, प्रॉपर्टी हैज बीन वैकेंटेड और स्टेप हैज बीन टेकन टू कंपेल हिम टू वैकेट द प्रॉपर्टी। तीसरा, द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी। आप तीनों में से कोई बता सकता है ये लाइन? आप नहीं, आप पढ़े हुए हैं। अरे बोलो, ये क्या बोलना चाह रहा है? पॉइंट नंबर 3। अरे ये बोल रहा है मेरा 2 प्रॉपर्टी थे, जानते हो, एक हावड़ा में और एक कोलकाता में। यहां से हटा दिए और कोलकाता वाला में बढ़ा दे दिए। वाह बहुत तेज। ये कैसा दोस्त, ये कैसा बढ़ीता है तुम्हारा?
पैसा मार लिया, तुम बोल रहे हो यहां से निकाल दिया और कोलकाता को दे दिया, दाल में कुछ काला है, ऐसे थोड़ी चलेगा। पक्का तुम उसको बोलोगे देख भाई, आएगा इनकम टैक्स वाले लोग तो पूछेगा ही, भाड़ा कहीं नहीं निकाल, उसको निकालेगा ही नहीं। ऐसा मारा नहीं था, चिटमुट का खाली बोलना था तुमको, उसको थोड़ी ना जेल होना है, खाली होगा क्या, तुम्हारा टैक्स बच जाएगा। दिखा दिए होगे देख भाई प्रॉपर्टी खाली कर दे, वो बोला होगा हम कहाँ जाए बताओ, तो तुम्हारा चक्कर में तो हम फंसेंगे। और तुमको कलकत्ता वाला जमीन भेज दे रहा है ना, बाद में मालूम चला इनकम टैक्स को, रही ये प्रॉपर्टी से निकाल कर दूसरा अपना प्रॉपर्टी पे इसको भाड़ा पे रखा हुआ है। वाह, हम ही को बेवकूफ बना रहा है तुम लोग। इनका टैक्स बुलाए रकम चलवे ना, चलवे ना। दिस इज द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मतलब रिलेटेड, ऑक्यूपेशन माने रिलेटेड टू एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ एसएससी, एसएससी का कोई अदर प्रॉपर्टी से वो रिलेटेड ना हो। ये प्रॉपर्टी छोड़ के दूसरा प्रॉपर्टी से रिलेट हो गया, ये भी चलेगा नहीं, एकदम चलेगा नहीं। तो बताओ पहले पहला पॉइंट क्या है, द टेनेंसी इज द टेनेंसी, टेनेंट इज नॉट बोनाफाइड बोल देना, टेनेंट एग्रीमेंट होना चाहिए, हाँ टेनेंसी एग्रीमेंट होना चाहिए, द टेनेंसी इज बोनाफाइड। दूसरा द डिफॉल्टिंग टेनेंट, the defaulting tenant vacate the property or reasonable step has been taken to compel him vacate the property. तीसरा the tenant, defaulting tenant, the defaulting tenant is not the defaulting tenant is not in the occupation of any other property of SSC. The defaulting tenant is not occupation in any other property of SSC. Done. Last line. पहला तीन क्लियर है, एग्रीमेंट उसको बाहर निकाल के फेंको, दूसरा घर में भाड़ा, एग्रीमेंट होना चाहिए, बाहर निकाल के फेंको, दूसरा घर भाड़ा देना नहीं है, और चौथा बात, हाँ दूसरा बात क्या है, द एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट और has been होगा यहां पर, satisfied the AO माने assessing officer that legal proceeding would be worthless, would not be worthless, would not be कर दो, would not be worthless। ठीक है सर, बताइए क्या लिखा हुआ है, समझ में आ गया क्या? अरे एसएससी हैज टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ अनपेड रेंट, ठीक है ना, एंड हैज बीन सेटिस्फाइड द एओ मतलब ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, दैट लीगल प्रोसीडिंग वुड नॉट बी वर्थलेस। पुलिस में जाके कंप्लेन करवाए हो, तुम्हारा पैसा नहीं मिला ना, तो अगर कोई तुम्हारा पैसा नहीं देता तो क्या करते हो, कहां पर, पुलिस में, कोर्ट में, उसके ऊपर केस किए हो? नहीं सर हम केस तो नहीं किए हैं, गए थे अपना मोहल्ला का वो पार्टी वाले ऑफिस में जाके हल्का सा बोल के आए थे। ये बुला कर पूछा कंप्लेन किए थे, तो बोला हाँ हाँ कंप्लेन किया, हाँ पार्टी ऑफिस में गए थे, वहां बोले थे वो दादा को, मेरा दादा लगता है, सबका दादा लगता है, दादा दादा वो ना, दादा काका, ये बोल रहा दिमाग खराब मत करो, भागो यहां से, ये रीजनेबल स्टेप है तुम्हारा? हाँ ये इस तरह से काम होता है यहाँ पर? अरे आपको पैसा कोई मारा है तो आप पुलिस कंप्लेन, कोर्ट कंप्लेन किए हैं, कोर्ट में उसके खिलाफ केस किए हैं, कुछ भी नहीं किए, पास में रहा है ना। तो क्या बोला गया कि एसएससी टेकन ऑल रीजनेबल स्टेप, जो रीजनेबल स्टेप है, जो जरूरी स्टेप है सब लो, पुलिस में कंप्लेन, उसके ऊपर केस फाइलिंग, जो रीजनेबल है, भाई पैसा नहीं दिया मेरा, उसको बाहर निकाल के फेंके, पुलिस में जाके कंप्लेन किए, उसके ऊपर केस किए हो, समझ में आ रहा है ना, ऑल रीजनेबल स्टेप टू इंस्टीट्यूट लीगल प्रोसीडिंग, उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग चलाना है। ये नहीं कि बगल वाला मोहल्ला में, अपना मोहल्ला में जाके अपना जो मोहल्ला का जो दादा लोग होंगे उनको जाके इन्फॉर्म कर रहे हो मेरा पैसा नहीं दिया, ये लीगल प्रोसीडिंग है? हाँ लीगल प्रोसीडिंग आपको करना है, किस लिए लीगल प्रोसीडिंग करना है? टू रिकवरी द अनपेड रेंट,
समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि ऑल रीजनेबल स्टेप आपको टेकन करना है टू रिकवरी द अनपेड रेंट, टू रिकवरी द, you have to take an all reasonable step to recovery the, you have to recover the, sorry, you have to take the all reasonable step to recovery the unpaid। और जो आपका स्टेप है ना वो एओ को सेटिस्फाइड करना चाहिए, एओ को लगना चाहिए हाँ सही किया सही किया, तो वो रीजनेबल स्टेप एओ सेटिस्फाई करेगा। तो बताओ पुलिस में कंप्लेन करोगे, कोर्ट में कंप्लेन करोगे तभी ना एओ सेटिस्फाइड होगा। अब जाके बगल वाला मोहल्ला का बोलोगे थोड़ी ना सेटिस्फाइड होगा, वो बोलेगा ये लीगल प्रोसीडिंग है, जा भागो यहाँ से, कोई तुम्हारा अनरियलाइज रेंट नहीं है, कुछ माइनस नहीं कराना होगा, टैक्स दो चुपचाप। अगर सच में भी पैसा अगर नहीं दिया होगा तो 4 चीज करना होगा। अगर आप भाड़ा पे रख रहे हैं किसी को ना, ध्यान रखिएगा, कोई पैसा नहीं दिया तो 4 स्टेप यूज करिएगा। पहले तो एग्रीमेंट बनवा के रखना है, दूसरा उसको बाहर निकाल फेंकिए, तो कर ही लेते हैं हम लोग। तीसरा भी ये नहीं कि यहाँ से निकाल दूसरा प्रॉपर्टी में दे दिए, ठीक है ना, वो गलती मत कर देना। चौथा, लीगल स्टेप हैज बीन टेकन टू रिकवर द अनपेड अमाउंट और एओ मस्ट बी सेटिस्फाइड, एओ मस्ट बी, ठीक है ना। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, शॉर्ट में लिख लीजिए, ऑल लीगल स्टेप मस्ट बी टेकन टू रिकवर द अनपेड अमाउंट एंड एओ, एओ माने असेसिंग ऑफिसर, ठीक है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, हर एरिया का एक ऑफिसर होता है, हमारा असेसिंग ऑफिसर एक एरिया का बांधा हुआ है असेसिंग ऑफिसर। तो कोई भी टैक्स को लेकर आपको दिक्कत होता है ना, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाके आप कॉल नहीं करते, अपने एओ को कॉल करते हो, एओ को इन्फॉर्म करते हो, एओ से जाकर मिलते हो, ठीक है ना। तो वही एओ होता है। तो एओ मस्ट सेटिस्फाइड द लीगल प्रोसीडिंग, एओ मस्ट सेटिस्फाई द लीगल प्रोसीडिंग। बोलो बोलो बोलो, क्या बातें यहां तक समझ में आई? ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड लर्न हुआ? बोल सकते हो चारों इंग्लिश में। देयर मस्ट बी अ टेनेंसी मस्ट बी अ बोनाफाइड। दूसरा, एसएससी डिफॉल्टिंग टेनेंट क्या कर देना चाहिए, मस्ट वैकेंट द प्रॉपर्टी और स्टेप हैज बीन टेकन टू वैकेंट द प्रॉपर्टी। तीसरा, हाँ, the defaulting tenant not occupied, not occupation in any other property of the SSE, or reasonable step has been taken to recover the unpaid amount and AO must satisfy the legal proceedings। अरे एग्रीमेंट होना चाहिए, टेनेंट को उठा के बाहर फेंको, डिफॉल्टिंग टेनेंट को। तीसरा, दूसरा प्रॉपर्टी में मत भेज देना। चौथा, लीगल स्टेप लेना चाहिए आपको। क्लियर है क्या? ओके। तो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होता है तो ये क्या होगा, बैड डेट माइनस करने दिया जाएगा, अदरवाइज बैड डेट माइनस करने नहीं दिया जाएगा। व्हेन एसएससी इज अनेबल टू रिकवर द रेंट फ्रॉम हिज टेनेंट द अमाउंट ऑफ रेंट इज अनरियलाइज्ड रेंट, उसी को अनरियलाइज्ड रेंट बोलते हैं, अनरियलाइज्ड बोलते हैं, ड्यूरिंग द ईयर विल बी डिडक्टेड, उसको डिडक्ट कर दिया जाएगा इन फुल फ्रॉम जो भी उसका एक्चुअल रेंट रिसेबल है, इसी को बोलते हैं एक्चुअल रेंट रिसेबल, का मतलब एनुअल रेंट हो गया। रिसेबल वर्ड यूज कर दिया ना, रिसेबल यूज कर दिया ना, इसको बोलते हैं एनुअल रेंट। प्रोवाइडेड दैट फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड, तभी माइनस करने देंगे जब ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, यही बात बोलना चाह रहा है। क्लियर है क्या? तो क्या पूछेगा अनरियलाइज्ड रेंट तो बता पाओगे, ऐसा बोलना, अनरियलाइज्ड रेंट मींस अनरिकवरी ऑफ रेंट, दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम एनुअल रेंट, दिस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम आफ्टर द सेटिस्फाइंग फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। और 4 कंडीशन ठोक के आ जाना है। बोलो क्लियर? ओके। तो ये रूल 4 भी कंप्लीट कर दिया, थ्योरी भी एग्जाम में आता है इसीलिए हम फोकस कर रहे हैं। चलो भाइयों चलते हैं आगे। हम लोग बात करने वाले थे इस पे म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर, आइए म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर भी बात करते हैं। थ्योरी भी है ना इसीलिए पढ़ना पड़ रहा है। तो म्युनिसिपल टैक्स अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो प्रैक्टिकल करने में प्रॉब्लम होगा। ये थ्योरी इंटरेस्टिंग थ्योरी है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स के लेकर थोड़ा सा बातें हैं, बट उसका दूसरा पोर्शन हम इसका 2 पोर्शन है, एक पोर्शन यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा पोर्शन नहीं लिखा हुआ है। दूसरा पोर्शन भी है इसमें, समझ में आ रहा है? दूसरा पोर्शन भी याद रखना पड़ेगा। सब म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर क्या बात करना है। म्युनिसिपल टैक्स पहला स्टेप क्या करते हो,
किस में से किसको माइनस करते हो? म्युनिसिपल टैक्स। जीएबी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हो तो क्या निकलता है? पहला पॉइंट यही बोल रहा है, अरे जीएबी में से म्युनिसिपल टैक्स पेड को माइनस किया जाता है ताकि क्या लेकर आए हम? एनएवी। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? ये वी विल फ्रॉम जीएबी फर्स्ट म्युनिसिपल टैक्स डिडक्टेड टू गेट नेट एनुअल वैल्यू। जीएबी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते हैं क्या लाने के लिए? डन। बहुत इंपॉर्टेंट, म्युनिसिपल टैक्स विल बी अलाउड एज डिडक्शन ओनली, अरे तभी हम लोग अलाउड करेंगे इफ द सेम इज पेड बाय द ओनर। अगर ओनर पे कर रहा है ना तभी हम लोग म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने अलाउड करेंगे, जीएबी में से माइनस करने देंगे। कब? जब कौन पे कर रहा हो? ओनर। अगर 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 टेनेंट पे कर रहा है म्युनिसिपल टैक्स देन हम लोग आपको डिडक्शन अलाउड नहीं करेंगे, डिडक्शन अलाउड नहीं करेंगे। आप पे करोगे तो ये अलाउड होगा, आपका टेनेंट पे किया। सर मतलब जैसे कि आपके घर में भड़ीता था, समझ में आ रहा है ना? उसको बोले सुनो चुपचाप जाकर अगर घर में रहना है तो मेरा म्युनिसिपल टैक्स बाकी है, जाकर पे करके आ जाना। बेचारा गया, जाकर पे करके आ गया। उसे बोले बिल दो, बिल ले लिए। तुम क्या किया? अपना इनकम कंपटीशन कर रहा था तो म्युनिसिपल टैक्स बेचारा कौन पे किया था? वो। सर वो क्यों पे करेगा? तुम धमका रहा था इसीलिए, उसको कौन शौक था तुम्हारा प्रॉपर्टी पे वो क्यों पे करे? वो तो तुमको भाड़ा दे ही रहा था। समझ में आ रहा है ना? उसका बिल ले लिया और रिटर्न फाइल कर दिया, लिखा म्युनिसिपल टैक्स पेड, इनकम टैक्स पकड़ा। ये कौन पे किया? तुम बोल रहे हो तो भड़ीता पे किया है। अलाउड एकदम नहीं होगा। तुम लोग का समझ में नहीं आता यहाँ क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है कि तुम लोग पे करोगे तो ही माइनस होगा, यानी ओनर पे करेगा, और ओनर पे नहीं किया तो? सर एक बात बताइए, कैसे मालूम चलेगा कि वो पे किया है कि हम पे किए हैं? ऑनलाइन। ऐसा किसका अकाउंट से कटा होगा? सर ऑफलाइन हुआ होगा तो? अब ये डिस्प्यूट हो गया ना, अब इसको प्रूव करने वाला मामला है ना, तो ये हमारा काम है, हम लोग जज हैं, हम लोग हमको लॉ पढ़ा रहे हैं ना कि वकील वकील खेल रहे हैं। सर बताइए अब कैसे प्रूफ होगा? अभी मेरा काम है कि वकील का काम है? क्या करेगा? जाएगा जहां म्युनिसिपल टैक्स पे हुआ है वहां पर वो प्रूव करेगा कि भाई हम ही थे, वहां सीसीटीवी कैमरा में देखो हम ही थे, ओनर था, हम ही थे, टेनेंट नहीं था। समझ आ रहा है? तो मेरा काम है, गवाही दो, विटनेस लेकर आओ, तो मेरा काम नहीं है, लॉ है, लॉ हम लोग को पढ़ाना काम है, लॉ का जजमेंट देना कोर्ट का और वकील भैया लोग का काम है, हम लोग का नहीं है। तो दूसरा काम क्या है बताइए? कि म्युनिसिपल टैक्स आप क्या कर सकते हो? बोलो। म्युनिसिपल टैक्स आप डिडक्शन तभी ले सकते हो इफ इट इज पेड बाय ओनर। बहुत याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल में लिखा रहता है पेड बाय ओनर। आप लोग ध्यान देते ही नहीं है, म्युनिसिपल टैक्स देके धड़ाक से माइनस कर देते हैं, लिखा था पेड बाय टेनेंट, ध्यान देते ही नहीं है, धड़ाक से माइनस कर देते हैं। देख लेना, ओनर है तो माइनस होगा, टेनेंट है तो माइनस। ऐसे देगा, हाउस 1 हाउस 2 हाउस 3, तीन घर दे देगा, एक में लिखा रहेगा ओनर, एक में लिखा रहेगा टेनेंट, एक में लिखा रहेगा ओनर। तब क्या करेंगे? ओनर वाला ही सिर्फ माइनस होगा, टेनेंट वाला माइनस नहीं होगा। क्लियर है क्या? लास्ट, म्युनिसिपल टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस। It is not it is not to be it is noted to be noted होगा। ओके, इट इज टू बी नोटेड, लैंग्वेज भी थोड़ा सा, इट इज to be noted only municipal tax which is actually paid is allowed deduction। यहां तक बात समझिए पहले, allowed deduction। म्युनिसिपल टैक्स सुनो, म्युनिसिपल टैक्स इस साल का आपका आया 2000 रुपया। पे किए कि नहीं पे किए? नहीं किए अभी तक पे। पर म्युनिसिपल टैक्स आया कितना? क्या आप माइनस करा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, जब तक आप पे नहीं करोगे माइनस नहीं कराओगे। याद है मेथड ऑफ अकाउंटिंग में अक्रूरल बताए थे? मेथड ऑफ अकाउंटिंग में क्या बताए थे? अब यहाँ म्युनिसिपल टैक्स के केस में ना कैश बेसिस पे होता है, अगर पेड किए हो तो ही माइनस होगा, बकाया है तो माइनस। सर मान लीजिए इस साल तो हम पेड नहीं किए तो माइनस नहीं करवाने को मिलेगा क्या? ना,
तो सर अगला साल पे किए तो अगला साल माइनस करा देना। सर अगला साल ना पिछले वाला तो पे किए ही किए, उस साल वाला भी पे कर दिए, समझे? नेक्स्ट ईयर में इस ईयर का तो पे किए ही किए, करेंट ईयर का भी पे कर दिए, तो दो तो पे कर दिए, तो अब क्या होगा? तो दोनों माइनस होगा। टेंशन मतलब बाबा, लॉ आराम से बना हुआ है, बोला दोनों माइनस करवा दो इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर। जिस साल तुम पे करना उसी साल माइनस करवा देना, किस साल का है वो देखने का जरूरत नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर लिखा हुआ है। 10 साल का एक बार में तुम पे कर रहे हो तो उस साल 10 साल का माइनस करा देना, उस साल एक साल का पे कर रहे हो, एक साल का माइनस कराना, उस साल पे ही नहीं कर रहे हो माइनस ही नहीं करवाएंगे, समझा? इररिस्पेक्टिव, यहाँ ईयर नहीं देखना है, इररिस्पेक्टिव ईयर, यही लिखा हुआ है। म्युनिसिपल टैक्स इज डिडक्टेड ऑन पेमेंट बेसिस। पहला बात, इट इज नोटेड दैट कि ओनली म्युनिसिपल टैक्स व्हिच इज एक्चुअली पेड वही माइनस होगा, इज अलाउड एज डिडक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर। इररिस्पेक्टिव ईयर मतलब भाड़ में जाए ईयर, इररिस्पेक्टिव ईयर माने भाड़ में जाए ईयर, कोई भी ईयर क्या है पता नहीं, समझ में आ रहा है? जितना पे किए हो सब माइनस करवा देंगे हम लोग, ठीक है ना? कौन सा साल का पे कर रहे हो, कौन सा ईयर का पे कर रहे हो, मतलब जिस साल पे कर रहे हो उस साल माइनस करा देना, ठीक है ना? बट हाँ, अनपेड म्युनिसिपल टैक्स विच इज नॉट अलाउड ए डिडक्शन। अगर अनपेड है तो डिडक्शन अलाउ। तो क्या सीखने को मिला यहाँ पर कि पे करेंगे तो माइनस होगा, जितना पे करेंगे माइनस करा दो, जो साल का पे करना है माइनस हो जाएगा, जो साल का पे करना है, जितना पे करना है पे ही माइनस होगा, पे नहीं किए हो तो माइनस। ओके सर, ओके ओके ओके। It is not only municipal tax which is allowed a deduction. In fact, all taxes levied by local authority is allowed a deduction. खाली म्युनिसिपल टैक्स नहीं, म्युनिसिपल टैक्स कौन चार्ज करता है? अरे सुनो, म्युनिसिपल टैक्स भी टैक्स है। इनकम फ्रॉम एचपी के ऊपर आप टैक्स देंगे, ये भी टैक्स है। म्युनिसिपल टैक्स भी टैक्स है। म्युनिसिपल टैक्स कॉर्पोरेशन रखता है। म्युनिसिपल टैक्स कौन लेता है? कॉर्पोरेशन लगता है, वो मोदी जी को नहीं भेजता। पर जो इनकम टैक्स देते हो ना, ये किसके पास चला जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। तो हमारे यहाँ 3 तरह का टैक्स होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेता है, समटाइम्स स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लेता है, और समटाइम्स कॉर्पोरेशन भी टैक्स लेता है। सीवरेज टैक्स, वाटर टैक्स कौन लेता है? कॉर्पोरेशन। समझ में आ रहा है ना? स्टेट टैक्स भी होता है। स्टेट टैक्स कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। और बाकी तो सेंट्रल टैक्स होता ही है, वो तो आप जानते ही, इनकम टैक्स सेंट्रल टैक्स है। तो यहां बोला जा रहा है कि लोकल अथॉरिटी का और भी जो टैक्सेस है ना, वो भी माइनस करा सकते हो आप, खाली म्युनिसिपल टैक्स ही नहीं। म्युनिसिपल टैक्स के अलावा वाटर एंड सीवरेज टैक्स भी होता है, वाटर एंड सीवरेज टैक्स भी आप माइनस करवा सकते हो, वाटर एंड सीवरेज टैक्स भी माइनस कर सकते हो। बट हाँ, ध्यान रखना, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस करा सकते हो? कॉर्पोरेशन का टैक्स, लोकल अथॉरिटी का टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स माइनस। समझ रहा है? तो म्युनिसिपल टैक्स 1000 पे किए, और क्या पे किए? सीवरेज टैक्स भी 500 रुपए पे कर दिए, वाटर टैक्स भी 600 रुपए पे कर दिए, म्युनिसिपल टैक्स 2000, वाटर टैक्स एंड सीवरेज टैक्स मिलाकर 1100 रुपया। तो 2000 तो आप माइनस करवा ही सकते हैं, म्युनिसिपल टैक्स है, ये 1100 भी माइनस करवा सकते हैं, यानी कुल मिलाकर 3100 माइनस करा सकते हो। समझ आ रहा है क्या? तो म्युनिसिपल टैक्स के साथ साथ आप लोकल अथॉरिटी का टैक्स भी आप माइनस करवा सकते हैं। बात समझ में आ रहा है क्या? तो क्या क्या समझाए हैं आपको, बोलो तो। सबसे पहला पॉइंट, तो जीएबी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है एनएबी निकालने के लिए। जीएबी में से म्युनिसिपल टैक्स होता है, माइनस किया जाता है, क्या निकालने के लिए? दूसरा पॉइंट ये पता है, म्युनिसिपल टैक्स तभी अलाउड होगा, अच्छा म्युनिसिपल टैक्स तभी अलाउड होगा जब ओनर पे करेगा, अगर टेनेंट पे करता है तो अलाउ नहीं होगा। तीसरा म्युनिसिपल टैक्स अगर पेड किए हो ना, पेड हुआ है, पेड कैश पेड, तो ही अलाउ होगा, पेड नहीं है तो अलाउ नहीं होगा। सर 1 साल 4 साल का 1 साल में दे रहे हैं, हाँ तो फिर भी अलाउड हो जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ ईयर। जिस साल पेड करोगे उस साल अलाउड हो जाएगा, जितना साल का भी हो। और चौथा बात आपको हम बताएं कि सर म्युनिसिपल टैक्स के साथ साथ आप लोकल अथॉरिटी का टैक्स भी आप माइनस करा सकते हो, ठीक है ना? चौथा, कभी कभी म्युनिसिपल टैक्स, नेक्स्ट 5वां, कभी कभी क्या होता है ना, म्युनिसिपल टैक्स पे करने में डिले हो गया,
तो म्युनिसिपल टैक्स बोलता है फाइन लागबे, फाइन, इंटरेस्ट पेनल्टी लागबे। मान लीजिए म्युनिसिपल टैक्स 10,000 रुपया का था और फाइन पेनल्टी उसके ऊपर 3,000 रुपये ले लिया गया। अब बताओ कितना पे करना है, 10 + 3 13,000 रुपया। अब 13,000 पे करके आ गए, अब 13,000 रुपये डिडक्शन ले रहे हैं, अलाउड कि नॉट अलाउड? 10,000 अलाउड, 3,000 नॉट अलाउड। समझ में आया? इंटरेस्ट एंड पेनल्टी और म्युनिसिपल टैक्स आर नॉट डिडक्टेबल। समझ में आ रहा है? ये डिडक्टेबल नहीं है, इंटरेस्ट और पेनल्टी डिडक्टेबल नहीं है, इंटरेस्ट और पेनल्टी डिडक्टेबल नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो क्लियर हुआ? एक लाइन लिख लीजिए यहां पर, एफ नंबर, म्युनिसिपल टैक्स is applicable on gross municipal value। किसके ऊपर? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल टैक्स इज एप्लीकेबल ऑन ग्रॉस म्युनिसिपल, मतलब म्युनिसिपल ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। एक्चुअली क्या है ना, देखिए अब यहाँ से दूसरा जर्नी चालू होता है, दूसरा जर्नी पे मैं एंटर नहीं कर रहे हैं, यहीं पर रोक रहे हैं इसको, म्युनिसिपल टैक्स वाला मामला को रोक रहे हैं। तो समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां से जो सीरीज चालू होगा नेक्स्ट क्लास में पिक करेंगे हम, ठीक है? तो पहले बात समझ में आ रहा है इतना। म्युनिसिपल टैक्स का और भी कहानी है, खत्म नहीं हुआ म्युनिसिपल टैक्स का। म्युनिसिपल टैक्स का कहानी जो है ना वो जीएमबी और एनएमबी से रिलेट कर जाता है। इसमें वाटर एंड सीवरेज टैक्स सब आ जाएगा। तो इसका एक है टफनेस पार्ट है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में आराम से कवर करेंगे। तो फिलहाल इतना क्लियर हुआ क्या? बता सकते हो चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट? अरे पहला हिंदी बोलो ना, पहला पॉइंट क्या है? जीएबी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे, क्या करने के लिए? दूसरा क्या होगा? ओनर पे करेगा तो माइनस होगा, माइनस नहीं होगा। तीसरा कैश पेड होगा तो ही माइनस होगा, और इरेस्पेक्टिव ऑफ ईयर, हाँ जितना साल का। पांच, चौथा लोकल अथॉरिटी का टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स के साथ साथ लोकल अथॉरिटी का टैक्स माइनस हो जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स नहीं होगा। पांचवा, म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट अगर लग गया है तो वो माइनस, सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स का अमाउंट ही माइनस होगा, इसका इंटरेस्ट माइनस, और जीएमबी के ऊपर परसेंटेज लगता है। इसके ऊपर थ्योरी एग्जाम में नहीं आएगा, बट कहीं ना कहीं ये सब चीज आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकल के लिए, फिर इसको हिंदी में भी लर्न कर ले तो हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, म्युनिसिपल टैक्स खत्म। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बात करते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन तो पढ़ा ही दिए थे, ठीक है ना? जल्दी से आ जाइए स्टैंडर्ड डिडक्शन। बताइए हमारे पास कितने तरह के डिडक्शन है? दो डिडक्शन है, एक कौन सा, दूसरा कौन सा? इंटरेस्ट ऑन लोन, दूसरा पहला कौन सा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरा कौन सा? दोनों का सेक्शन पता है, एक 24A, दूसरा 23B। जितना सेक्शन पढ़ा है उसी का, मत भूलिएगा सर रूल 4 का सेक्शन बताइए ना, म्युनिसिपल टैक्स का सेक्शन बताइए, नहीं जितना है उतना ही, ज्यादा नहीं। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है सर? देखो क्या होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या करते हैं आपको ध्यान रखना होगा। पहला चीज, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको पता है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन किस में निकलता है? हाँ, फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू कंप्यूटेड द एसएससी इज एंटाइटल्ड टू डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी। एनएवी नेट एनुअल वैल्यू। डिडक्शन किसके ऊपर लगता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन किसके लगता है? ऑन एनएवी, भी कितना? 30% ऑफ एनएवी। किसके ऊपर? 30%। अरे स्टैंडर्ड डिडक्शन किसके ऊपर लगता है? एनएवी माने नेट एनुअल वैल्यू। कैसे आता है? ग्रॉस एनुअल, जीएबी में से टैक्स माइनस करने से एनएवी आता है, एनएवी के ऊपर 30% हम लोग क्या ले लेते हैं? डिडक्शन ले लेते हैं। पहला बात तो क्लियर है, ये तो सभी जानते हैं। दूसरा बात क्या बोल रहा है, ये भी हम पढ़ा दिए हैं। सिंस स्टैंडर्ड डिडक्शन इज बीइंग प्रोवाइडेड, नो डिडक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस टुवर्ड्स रिपेयर, इंश्योरेंस प्रीमियम और एनी अदर एक्सपेंसेस। अरे तुमको स्टैंडर्ड डिडक्शन दे रहे हैं तो बाकी खर्चा क्यों दें हम? बाकी खर्चा देवो ना। अरे तुमको 30% हम दे रहे हैं इसीलिए कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारा रिपेयर फिपेयर में जो भी खर्चा लगा देख लो अपना, ठीक है ना? जब तुमको 30% दे रहे हैं तो और भी तुम खर्चा किए रहोगे तो वो सब अलाउड नहीं करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में जो था ना रिपेयर, वो एक तरह से चुड़ैल वाला था कहानी। चुड़ैल माने वो इसका यूज, डर मत जाना, स्टैंडर्ड एक्शन के साथ इसको भी ऐड कर देते हैं।
मतलब इमोशनल कहा ही नहीं देगा इनकम टैक्स। हाँ, कौन होता है वो रिपेयर का खर्चा देने वाला? नहीं, सुनना, लॉ पढ़ो, ये सब नहीं चलेगा, काहे नहीं देगा। तो 30% ही ले लेना, उसके अलावा जो भी खर्चा कर रहे हो माइनस नहीं होगा। क्लियर है क्या? ये वाला पॉइंट हम अभी नहीं समझा पा रहे। क्या लिखा हुआ है? इन केस ऑफ एनएवी इज नेगेटिव नो स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड। अब एक्चुअली क्या होता है, समटाइम्स आपका ना एनएवी जो है ना, एनएवी नेगेटिव आ जाता है। क्या आ जाता है बताओ? नेगेटिव। हाँ, एनएवी नेगेटिव भी आ जाता है। मतलब एनएवी नेगेटिव का मतलब पता क्या हुआ? इनकम नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है। एनएवी नेगेटिव माने इनकम नहीं हो रहा है, उल्टा। हाँ, सरकार पैसा देगा, लॉस होगा तो सरकार पैसा देगा। क्या है? टैक्स का मतलब क्या होता है? टैक्स का मतलब क्या होता है? आपको इनकम के ऊपर टैक्स देना है। अगर आपको इनकम अभी नहीं हो रहा है तो सरकार अभी पैसा दे रहा है। ओ, अमन को पैसा भेजो, बेचारा का इनकम नहीं हो रहा है ना, धरती पे आया है, तो फिर मेरा जिम्मेदारी है, मोदी जी का जिम्मेदारी है। बेसिक नेसेसिटी देने का गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब अलग से तुमको अकाउंट में पैसा भेजे 15 लाख रुपया, हाँ, बोल रहा है लॉस होगा तो सरकार देगा। वाह, तो फिर मेरे को भी लॉस है, हम तो बिजनेस में लॉस ही दिखाएंगे, कोई तो प्रॉफिट कमाएगा ही नहीं। नहीं, बिजनेस खोलो, प्रॉफिट हुआ तो भी मस्ती, तो भी मस्ती, जीवन धन्य हो जाएगा फिर तो। इनकम टैक्स क्या बोलता है कि अगर प्रॉफिट कमा रहे हो तो टैक्स दो, इनकम हो रहा है तो टैक्स दो, अगर इनकम नहीं हो रहा है तो नहीं लेंगे। यानी लॉस हो रहा है तो टैक्स नहीं देना है, बस। लॉस हो रहा है तो सरकार देगा। समझ में आ रहा है? प्रॉफिट हुआ तो टैक्स देना है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो टैक्स देना नहीं है। बट एक फायदा भी है, एक तरह का देना ही हो गया, सरकार आपको दे ही रहा है। अगर नेगेटिव हो जाता है तो बताए थे ना, यहाँ का लॉस 1 लाख का प्रॉफिट, यहां से क्या कर दो, सेटअप हो गया, तो वहां कम टैक्स देना पड़ रहा है। सरकार ये फैसिलिटी देके रखा हुआ है, क्या माइनस करवा लो, जाओ लॉस जाने पे। समझ में आ रहा है ना? खैर वो तो आएगा, वो तो अभी नहीं आएगा। वो कहाँ आएगा? सेटअप कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में आएगा, अभी नहीं, दूर है वो मंजिल। तो फिलहाल एनएवी नेगेटिव आता है, और आता है कहाँ आता है बता देंगे। पर हाँ, जब एनएवी नेगेटिव आता है, नेगेटिव आता है, तो मान लो कि 30,000 रुपया नेगेटिव आ गया, ठीक है ना। अब तुम बताओ इसके ऊपर डिडक्शन कैसे लोगे? डिडक्शन लेने के लिए एनएवी का पॉजिटिव होना जरूरी है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो पॉजिटिव एनएवी के ऊपर डिडक्शन मिलता है, नेगेटिव एनएवी को डिडक्शन नहीं मिलता। ये बात लिखा हुआ है। एनएवी नेगेटिव रहेगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। पॉजिटिव के ऊपर मिलेगा डिडक्शन, ऊपर से लॉस है, ऊपर से फिर डिडक्शन देते हैं हम, तो और लॉस बढ़ जाएगा। नहीं तो नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्लियर हुआ? क्या क्या हुआ बताइए सर? 30% एनएवी के ऊपर लगाना है। सिंस 30% एनएवी के ऊपर हम डिडक्शन दे रहे हैं, तो कोई और खर्चा जो एक्चुअली पे हो रहा है वो माइनस, वो माया है, छोड़ देना पूरा बिल्कुल, रिपेयर फिपेयर। और तीसरा, अगर एनएवी नेगेटिव होगा तो हम डिडक्शन नहीं देंगे। प्रोविजन क्लियर है? एग्जाम में आ भी जाएगा तो लिख दोगे ना? चलो बस इंटरेस्ट लोन समझ लेना है, बात खत्म। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी, खत्म होने वाला है। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन है ये। इंटरेस्ट ऑन क्या है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का माने इंटरेस्ट ऑन लोन। बहुत ध्यान से सुनना। म्युनिसिपल टैक्स खर्चा था। देखो चीज समझो, गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इनकम, इनकम कैसे निकलता है, मतलब कहीं ना कहीं आप समझो कि गवर्नमेंट क्या कर रहा है, इनकम, प्रॉफिट, प्रॉफिट के ऊपर आपका टैक्स लेता है। किसके ऊपर लेता है? तो जो भी इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस बोलता है माइनस करवा लो, जो भी इनकम में से क्या करवा लो। देखो आपका जीएवी एक तरह से क्या था पता है, इनकम था। जीएवी क्या था, उसके में से क्या माइनस करवा रहा था? म्युनिसिपल टैक्स, आपका खर्चा था। डिडक्शन तो ऐसे ही, हाँ डिडक्शन एक तरह का रिपेयर रिपेयर का खर्चा के लिए डिडक्शन भर दिया। और इंटरेस्ट लोन भी आपका घर खरीदे हैं तो उसके लिए खर्चा। तो सिंपल सा कहानी है, गवर्नमेंट बोलता है, कोई भी हम लोग जो लॉ, जो भी हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं ना, तो एक ही थीम बना हुआ है कि इनकम में से आपको क्या माइनस करने देंगे हम, बट सबका स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो इसमें क्या है, जीएवी इज योर इनकम, जीएवी इज योर, उसमें से हम लोग खर्चा माइनस करवा देते हैं, तो आ जाता है इनकम फ्रॉम एचपी, दैट इज द प्रॉफिट, उसके ऊपर हम आपसे टैक्स लेते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सर जब जब हम लोग को लगता है कि हम लोग खर्चा कर रहे हैं उस घर के लिए तो उसको माइनस करवाने देना चाहिए। हाँ, तो म्युनिसिपल टैक्स आप खर्चा कर रहे थे, माइनस है। रिपेयर के लिए खर्चा कर रहे थे, बट चला के तो नहीं है, पर उसके बदले में क्या दे दिया गवर्नमेंट, इंस्टेंट डिडक्शन दे दिया, चाहे खर्चा करो चाहे ना करो। तीसरा, आप घर खरीदे हैं लोन लेकर तो इंटरेस्ट भी तो पे कर रहे होंगे। हाँ, गवर्नमेंट वो भी खर्चा आपको माइनस करने देता है, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। समझ रहा है ना। पर म्युनिसिपल टैक्स याद रखिएगा, पेड किए हैं तो माइनस होगा, पेड नहीं किए हैं तो। पर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड नहीं भी किए हैं तो ये माइनस हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन अक्रूरल बेसिस पर होता है। अब अलग बात है कि इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो घर ही उठा के लेकर चला जाएगा, मतलब घर का कागज रख लेगा, घर उठा के लेकर चला जाएगा, बजरंग बली को बुलाएगा। तो घर उठा के लेके नहीं जाएगा, घर का कागज पता ही नहीं है, पता नहीं, पता था। हाँ, आप घर जब खरीदते हो तो डॉक्यूमेंट किसके पास रहता है? अगर कोई पैसा नहीं देता है ना, बैंक का पैसा, डॉक्यूमेंट उसी का हो गया। फिर क्या करता है बोलो? नीलामी करता है, नीलामी करके जितना पैसा बाकी है उसका ना उतना ही रिकवर कर लेता है। समझा रहा है? एक्स्ट्रा मिल गया तो मिल गया, ठीक है, पर एक्स्ट्रा मिलने हो उसी से नीलामी चालू करता है, और सब सेटिंग रहता है, अपना ही व्यक्ति को किसी को बेच देता है, जान पहचान का, वहां से पैसा ले लेता है, और फिर वो लोग क्या करता है, वापस से उस प्रॉपर्टी को रीसेल कर देता है हाई दाम पे। बैंक को उतना ही अमाउंट की जरूरत है जितना उसका अमाउंट फंसा हुआ है। सोचो, बैंक मैनेजर से तुम्हारा कांटेक्ट होगा तो कितना फायदा होगा, सस्ता सस्ता में प्रॉपर्टी मिलेगा। मत खरीदना, कितना पाप पड़ा होगा प्रॉपर्टी में, समझ आ रहा है? वो मान लो चाहे घर था, रहने वालों पर कल मुहा, ये मेरा जमीन ले लिया, मेरा घर ले लिया, नहीं बोलेगा वो, रोज गाली देगा। जिसका घर होगा वो रोज नेगेटिविटी रहेगा उस घर में। क्या? ठीक है, मतलब एक बात बता रहे हैं, चलो ठीक है, उस तरह का प्रॉपर्टी अलग जगह। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप लोन पे करते, अगर आप लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट किसको पे करते हैं? बैंक को पे करते हैं ना। तो वहां पर कहानी ये है कि ठीक है, अब इंटरेस्ट फिलहाल पे नहीं भी किए हैं तो अभी माइनस करने हम आपको दे देंगे। म्युनिसिपल टैक्स पेड होगा तो ही माइनस होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। पर इंटरेस्ट लोन अक्रूरल बेसिस पे माइनस हो जाएगा, अक्रूरल बेसिस पे माइनस होगा। अक्रूरल बेसिस माने अक्रूरल बेसिस माने कैश में पेड नहीं है, ड्यू है, ड्यू है, ड्यू माने ड्यू भी है तो भी माइनस करने दे देंगे, ड्यू है तो भी माइनस करने दे देंगे। समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है कि तुम पे किए हुए हो। डन, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन शैल बी अलाउड ओनली इफ लोन हैज टेकन एंड यूटिलाइज्ड फॉर द परचेज कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल। सुनो ना, लोन किस लिए लिए हो? लोन किस लिए लिए हो? सर, बेटी के शादी के लिए लोन लिए हैं, उसका इंटरेस्ट पे कर रहे होगे, वो वाला तुम इंटरेस्ट यहां माइनस करवा रहा है। बहुत चल। लोन किस लिए लिए हो? सब पढ़ाई के लिए, कुछ माइनस फाइनस नहीं होगा, वही इंटरेस्ट माइनस होगा जिसका लोन तुम किस लिए लिए थे। या तो घर खरीदने के लिए, बना बनाई घर है खरीदने के लिए, या तो घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए, अरे बना बनाई घर खरीदना है, फ्लैट। दूसरा, कंस्ट्रक्शन करना है। तीसरा, टूट टाट गया है, रिपेयर करवाना है। रिन्यूअल, हटाओ, ताजमहल बनाएंगे, रिन्यूअल करवाना है। समझ रहा है? मार्बल फार्बल पर लगाना है, रिन्यूअल इसी को ना बोलते हैं, रिन्यू करना घर को। सर रिपेयर और रिन्यूअल में क्या? अरे टूटा फूटा था, प्लास्टर मारना था, रिन्यू रिपेयर। रिन्यूअल मतलब पूरा हटा कर ही पूरा रिन्यू कर रहे हैं, रिनोवेशंस, रिन्यूअल उसको बोलते हैं। तो ये चार काम के लिए अगर लोन लिए है ना भैयो, तो ही जाकर क्या होगा, माइनस होगा, अदरवाइज माइनस। इसी को बोलते हैं लोन यूटिलाइज, यानी कि जो लोन होगा ना, लोन इस काम के लिए लिए हो तो उसका इंटरेस्ट माइनस करने देंगे, अदरवाइज माइनस करने नहीं देंगे। ये बात दिमाग में बैठा। यानी कि पहला अक्रूरल बेसिस पे होता है, दूसरा क्या होता है, तुम क्या कैलकुलेशन कर रहा है, घर का इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर रहा है क्या?
कितना इंटरेस्ट माइनस होगा? तो अगर पहला क्या हुआ बताओ, पहला ये एक्रूअल बेसिस पे माइनस होगा, दूसरा लोन किस लिए पर्पज से लिया होना चाहिए, चार चीज बताओ, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूएबल, ये चार काम के लिए लोन लिया हुआ है तो माइनस होगा, अदरवाइज ये माइनस। क्लियर है? अब इसके अंदर बहुत सारा केसेस है, चार तो केसेस है, इस चारों केसेस को समझते हैं, ठीक है ना, बस यही लास्ट है। हाँ, रिन्यू और रिन्यूएबल। हाँ, रिन्यू मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा रिन्यू कर रहे हैं, रिनोवेशंस कर रहे हैं। अब मान लीजिए ये क्लास को थोड़ा सा और एडवांसमेंट कर रहे हैं, कुछ और ये बोल सकते हो, रिन्यूएबल बोलते हैं। आओ ये देखते हैं यहाँ पर, आओ। अरे मान लो कि पूरा तोड़ ताड़ के इसको ठीक ठाक करके मार्बल लगवा रहे हैं, टाइल्स लगवा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, रिपेयर मैंने, घर में पीछे क्रैक आ गया है, समझा रहा है, बिल्डिंग का पीछे क्या हो गया, क्रैक आ गया है, तो उसको रिपेयर करवाओगे ना, नहीं सब तोड़िए हटाइए, नया बनवाइए, बहुत पैसा है फिर तो। हाँ, तो आइए, पहला क्लियर है एक्रूअल बेसिस के लिए, दूसरा चीज क्या, चार चीज के लिए लोन यूटिलाइज होना चाहिए। थोड़ा केसेस समझते हैं, इसके अंदर बहुत सारा केसेस है, आप ये चीज ध्यान सुनना। हुआ क्या सर, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है ये चार केस को समझने के लिए, 4 से 5 मिनट लगता है मैक्स टू मैक्स। पहला, हाउस वन इज मोर्टगेज बट लोन इज यूटिलाइज अगेंस्ट हाउस टू। If house one is mortgaged but loan is utilized against the house two, the interest would be allowed at deduction against the house two. सर समझे नहीं? दो घर है, हाउस वन, हाउस टू, आपके पास दो घर था, ठीक है ना, आप क्या किए, हाउस वन को जाकर मोर्टगेज कर दिए, मोर्टगेज माने गिरवी कर दिए, गिरवी, बैंक में जाकर गिरवी रख दिए, सर डॉक्यूमेंट लेके गए, डॉक्यूमेंट जाकर कहां दे दिए, बैंक आपको लोन का रुपया दे दिया, लोन दे दिया, ठीक है ना। तो आप लोन कौन सा घर रख के लिए हैं, हाउस वन को घर रखे और लोन ले लिए, उस लोन, ध्यान से सुनना, लोन ले लिए, लोन कैसे लिए, हाउस वन को गिरवी कर दिए, ये रहा टैंची में भर भर के लोन आ गया, ऐसा है। ये लोन से क्या किए, हाउस टू के ऊपर लगा दिए, चाहे उसको खरीदने में, चाहे उसको कंस्ट्रक्ट करने में, चाहे रिपेयर करने में, चाहे रिन्यूएबल करने में, कहां पैसा का यूज कर लिए, लोन का हाउस टू में यूज कर लिए। क्वेश्चन समझ में आया? गिरवी रखी कौन सा घर, पैसा आया, किए क्या उस पैसा का, हाउस टू में यूज कर दिए। बताओ इंटरेस्ट किस पे माइनस होगा, कौन सा वाला घर में, हाउस वन वाला कि हाउस टू वाला, हाउस वन वाला कि हाउस टू वाला, हाउस वन वाला कि हाउस टू वाला, कहां यूटिलाइज हो रहा है, कहां यूटिलाइज हो रहा है, पढ़िए हमारा प्रोविजन, जहां पर यूटिलाइज हो रहा है ना, जिस घर में यूटिलाइज हो रहा है ना, उस घर के कैलकुलेशन में इंटरेस्ट माइनस होगा। हाउस वन का कैलकुलेशन कर रहे हो, हाउस वन का कैलकुलेशन कर रहे हो, इंटरेस्ट माइनस होवे ना, हाउस टू का कैलकुलेशन कर रहे हो, हाउस टू के कैलकुलेशन में इंटरेस्ट लोन माइनस होगा। लोन कहां से लेकर आए हो डजंट मैटर, लोन कहां यूज कर रहे हो दैट इज द मैटर। तो लोन यूज कहां हो रहा है, हाउस टू में, समझ आ रहा है, लोन कहां से लेकर आए हो। अब मान लो ऐसे बोलते, तो सुनो ना, हम ऐसे बोलते कि बैंक के पास गए, बैंक आपको लोन दे दिया, आप उसको हाउस वन का प्रॉपर्टी दे रहे थे, डॉक्यूमेंट दे रहे थे, हाउस वन का डॉक्यूमेंट दे रहे थे, बोला ना 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 जाइए जाइए, छोड़ दे रहा, जाइए 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 जाइए, आपका डॉक्यूमेंट हम नहीं ले रहे, डॉक्यूमेंट आपके पास ही है, यानी मोर्गेज हुआ कि नहीं हुआ, और सामने वाला आपको लोन दे दिया, उस लोन का क्या किए, हाउस टू खरीदने में लगा दिए। तो बताओ इंटरेस्ट माइनस कहां से करोगे, फिर हुआ ना, यानी कि वो बस मात्र क्या था, एक 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 तरह से बोल सकते हो कि रास्ता है, एक तरह का कि पैसा अर्न करने, लोन लेने का। तो लोन ले रहे हैं हाउस वन को रख के, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर यूटिलाइज कर रहे हो, जहां यूटिलाइज कर रहे हो, जिस घर पे यूटिलाइज कर रहे हो, उसके कैलकुलेशन में इंटरेस्ट माइनस होगा। समझ में आया? डन, यही बात लिखा हुआ है, देखो कहां यूटिलाइज होगा, देखो डिडक्शन काम कहां मिलेगा, हाउस टू में मिलेगा। समझ में आया मैटर? चलो रेडी, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला पॉइंट्स के लिए बताना।
ध्यान से, इफ लोन हैज बीन यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स, मान लो ये घर था, एक आपका घर था, आपका प्यारा सपनों का घर 5 साल 10 साल पहले बनवाए थे, ठीक है ना। अब फिर क्या किए, लोन लेकर आए। क्या लेकर आए सर, कहां से लोन लेकर आए, कहीं से भी लोन लेकर आए, लोन कहीं से भी लेकर आए हो। इस लोन का पैसा, इसका लोन का काम, लोन क्या किए पता है तुम, लोन जानते हो क्या किए, लोन क्या किए बोलो, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम बता लोन जानते हो क्या किए, इस घर पे ना म्युनिसिपल टैक्स बहुत ज्यादा हो गया था। 5 साल से इतना तुम एंजॉय किया, इतना मदहोश था कि इसका म्युनिसिपल टैक्स पे ही नहीं किया था। इसका म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट ऑफ पेनाल्टी बनाकर 2 लाख रुपया हो गया। 2 लाख रुपया का आपको इंटरेस्ट म्युनिसिपल टैक्स पे करना था। बात समझ में आ रहा है क्या। आप जाके लोन लेकर आ गए कहीं और से, और बैंक से मांग के 2 लाख का लोन दीजिए, पर्सनल लोन दीजिए, वटेवर लोन दीजिए, लोन लेकर आए और लोन से जाकर ये वाला पेमेंट कर दिए, डन। अब बताइए, लोन तो चल रहा होगा, उसके ऊपर तो इंटरेस्ट जा रहा होगा, आपका लोन के ऊपर इंटरेस्ट जा रहा होगा, क्या वो वाला इंटरेस्ट माइनस करवा सकते हैं। दिमाग में जा रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिमाग में ढुका, वो वाला इंटरेस्ट माइनस करवा सकते हैं। बताओ लोन किस लिए यूज कर रहे थे, 4 काम में से कोई एक काम पे हो रहा था क्या, परचेज किए थे, परचेज काम के लिए लोन यूज किए हो, कंस्ट्रक्ट के लिए किया होगा, ओ रिपेयर के लिए, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल के लिए, तो काहे माइनस करवाए हम, भागो, एकदम एकदम माइनस नहीं होगा। समझ में, लॉजिक समझ में आ रहा है, खुद से ही लॉजिक निकालो, 2 ही चीज तो सिखाना है, बाकी तो ये कंक्लूड कर रहे हो आप, समझ में आ रहा है। तो इफ लोन इज यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स के लिए, देन जो इंटरेस्ट है वो अलाउड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलो तो, क्योंकि ये यूटिलाइज नहीं हुआ है कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूएबल, परचेज के लिए। डन। हाँ, मेरा बात सुनना फिर से, तुम बैंक से लोन लेकर आए, क्या लेकर आए, 5 लाख रुपया का लोन लेकर आए, और उसके ऊपर इंटरेस्ट तुम्हारा हर महीना जाता है 15,000 रुपया, हर महीना साल में इंटरेस्ट जाता है 15,000 रुपया, साल भर में इंटरेस्ट कितना देते हो, 15,000 रुपया। सर लोन का क्या किए, लोन से अपना सपनों का घर परचेज किए, ओ परचेज किए हो, अरे बोलो, लोन लेकर क्या किए, मन में लालच आ रहा है ना कि इंटरेस्ट माइनस करने को मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ सर मिलेगा, इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा, क्योंकि हम लोग घर किस लिए कर, लोन का पैसा किस लिए क्या कर रहे हैं, हाँ हाँ मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। सपना के साथ तुम आराम से, इस सपना के साथ के चलो भाई इंटरेस्ट वगैरह माइनस करने को तो मिल ही जाएगा, लोन ले लेते हैं, फिर आराम से घर खरीद लेंगे। लोन ले लिए, इंटरेस्ट आपका कमाई ही नहीं हो रहा था, आप इंटरेस्ट दे ही नहीं पा रहे हैं बैंक को। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 1 साल बीत गया, बैंक वाला गुस्सा आया, आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया। तुम इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, 15,000 रुपया तो इंटरेस्ट देना था, उसके ऊपर ठीक 10,000 रुपया इंटरेस्ट और ऐड कर दिया। तुम लोन नहीं दे रहा है, मेरा पैसा नहीं चुका रहा है, जाओ 25,000 रुपया का इंटरेस्ट, टोटल 25,000 देना है तुमको, 15,000 रुपया वो इंटरेस्ट, अब वो तुम पैसा मेरे को नहीं दिया, इसलिए लो उसके ऊपर पेनाल्टी या इंटरेस्ट लगा दिए। अब मेरे को बताओ, क्या 25,000 माइनस कर सकते हो, कितना माइनस कर सकते हो, सिर्फ 15,000 रुपया, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। सर हम तो लोन तो यूटिलाइज कर रहे हैं ना, हाँ तो यूटिलाइज कर रहे हैं मतलब तुम्हारा पाप कभी प्रतिशत इनकम टैक्स करे, जो तुम पाप कर रहे हो ना, तो बस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट विल नॉट अलाउड एज डिडक्शन। समझ में आ रहा है क्या, देखो समझ लेने से ना लोड कम पड़ जाता है, तुमको ही फायदा होता है। तुम लोग सोचते हो कि नहीं समझ लेने से टाइम बर्बाद होता है, नहीं, समझ लेने से क्या हो जाता है, तुम्हारा लोड कम हो जाता है, चीजों को समझ जाओगे, प्रैक्टिकल से कनेक्ट कर रहे हो तुम लोग, सब तो चीज जानना चाहिए ना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बस खत्म इसका छुट्टे। ओहो, इफ ओरिजिनल लोन, 1 मिनट लेंगे, if original loan is meant to be say repair and second loan is taken to repay the first loan, then the interest on second loan क्या किया जाएगा, मतलब जो क्या होगा। सर मतलब बोल रहा है कि आप ओरिजिनल लोन लिए थे, किस लिए, देखो जैसे कि मान लो
ये है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, और ये है आपका HDFC, ठीक है ना। यहां से जाकर 5 लाख रुपए का लोन लेकर आए, लोन लेकर आए, वो डजंट मैटर। मैटर क्या होता है, लोन का यूटिलाइज किस लिए हो रहा है। तो जानते हो लोग लोन का यूटिलाइज कहाँ कर रहे थे, रिपेयर करने में। तो क्या इसका इंटरेस्ट अलाउड होगा कि नहीं होगा, पहला एक क्वेश्चन बताइए। हाँ बिल्कुल होगा, क्या दिक्कत है, एकदम बिल्कुल होगा। लोन का यूटिलाइज रिपेयर के लिए कर रहे थे तो उसका इंटरेस्ट बिल्कुल माइनस होगा। हुआ क्या, तुम बोले अरे बाबा SBI जो है ना वो मेरे से 15% का रेट ले रहा है, HDFC ऑफर दिया 10% का रेट दे रहे हैं तुमको हम। HDFC कितना ऑफर दिया आपको, सीखो सीखो ये सब चीज। SBI कितना ऑफर किया, HDFC कितना ऑफर कर रहा है। अरे तुम्हारा लोन चल रहा था एक बैंक में ना, तुम उस लोन का पैसा किस लिए, घर खरीदने में लगा दिया था, और उसका इंटरेस्ट आराम से मस्त माइनस करवा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। पर इधर कौन ऑफर कर दिया, बोला कम में दे रहा है आपको इंटरेस्ट। अरे कैसे भी करके आपका पैसा तो बच भी रहा है ना, प्रिंसिपल तो बच ही रहा है, कम से कम 10% आपको रेट पे दे रहा है। आप बोले भाई HDFC में शिफ्ट कर जाते हैं। HDFC के पास गए, HDFC को बोले कि काम करिए, मेरे को लोन दे दीजिए। HDFC बोला ठीक है दे दे रहे हैं। और वो लोन से क्या किए आप, बात बहुत ध्यान सुनिएगा, वो लोन से क्या किए, SBI को पेमेंट कर दिए। किसको पेमेंट कर दिए, डन। SBI का लोन चल रहा है कि बंद हो गया, किसका इंटरेस्ट चालू हो गया, क्या ये वाला इंटरेस्ट के ऊपर रिडक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आप समझा पाए, हम क्वेश्चन समझा पाए कि नहीं समझा पाए। आंसर छोड़ो ना, एक लोन चल रहा था, वो उसका यूटिलाइजेशन किस लिए, रिपेयर के लिए, इंटरेस्ट तो माइनस हो ही रहा था, अभी लोग बोले। फिर क्या हुआ, दूसरा बैंक से लोन ले लिए, और लोन लेकर पहला वाला बैंक को पेमेंट कर डाले। अब तो इंटरेस्ट यहाँ चल रहा है, HDFC में चल रहा है, तो HDFC का इंटरेस्ट माइनस करने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अच्छा ठीक है यार, ठीक है ठीक है, पढ़ लो 4 नंबर वाला लाइन पढ़ लो, जवाब मिल जाएगा, पढ़ लो पढ़ लो, एक बार पढ़ लो। हाँ सर ये कैसा हुआ, ये आराम से समझो क्या प्रोविजन है। HDFC से तुम लोन लिए ना, हाँ HDFC से लोन लिए ना, क्यों लिए जरा बताओ तो। SBI को पेमेंट करने के लिए। तो SBI से क्यों लोन लिए थे, तो ले देके इनडायरेक्टली HDFC का भी यूज, लोन का यूटिलाइजेशन रिपेयर के लिए ही तो जा रहा है। अरे हम तुमसे लोन लिए क्या करने के लिए, घर बनाने के लिए। हमको लगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, हम इनसे बात कर लिए, हम बोले काम करिए इनको पेमेंट कर दीजिए, या फिर आप मेरे को दीजिए, हम पेमेंट कर दे रहे हैं। तो ले दे के बात यही ना हुआ कि वो पैसा तो हम कुछ खा थोड़ी ना गए, उस पैसा का यूज तो रिपेयर के लिए ही तो हो रहा है। इसीलिए गवर्नमेंट बोला कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा आप कर सकते हैं। क्या सीखने को मिला कि घर में अगर आपका लोन चल रहा होगा ना, तो इंटरेस्ट रेट जहां कम मिला शिफ्ट कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वहां से इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा। क्लियर है, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज। लोग डर जाते हैं, ना 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 वो बैंक से माइनस हो रहा है, दूसरा बैंक में जाएंगे ना, हवा नहीं माइनस होंगे, और दूसरा बैंक में शिफ्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा बैंक क्या करता है, डायरेक्ट इनको पेमेंट कर देता है। हाँ डायरेक्ट ही पेमेंट कर देगा, डायरेक्ट ही पूरा पेमेंट कर डालेगा, और आप इनका खत्म, अब आपसे मेरा जो है एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। डन, पूरा समझ में आया क्या, ये चार्ट बना लोगे तो बढ़िया रहता, बट ठीक है। तो 4 चीज समझाया गया, चारों चीज समझ में आ गया कि एक घर का लोन, एक घर को गिरवी लग के दूसरा घर के लिए लोन लिए हुए हैं, तो दूसरा जिस घर के लिए लोन लिए हुए वहां माइनस होगा। दूसरा, म्युनिसिपल टैक्स के पेमेंट के लिए अगर लोन लिए हुए हो तो नहीं होगा, क्योंकि परचेज के लिए लिए हो क्या, इंटरेस्ट पे करने के लिए लोन लिए हो तो माइनस नहीं होगा। और ओरिजिनल लोन लिए थे उसको रीपेमेंट कर दी, ओरिजिनल लोन लिए थे तुम रिपेयर्स के लिए, उसको तुम क्या कर रहे हो, दूसरा लोन लेकर, सेकेंड लोन लेकर रीपेमेंट कर रहे हो, तो सेकेंड लोन का इंटरेस्ट क्या अलाउड होगा, हाँ अलाउड होगा। डन, तो यहां तक हमारा रहता है
सारा टॉपिक हम लोग खत्म कर डाले हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नया वाला पोर्शन में उतर जाएंगे, ठीक है ना, ये वाला समझाएंगे। नेक्स्ट पोर्शन में उतर जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक क्विक रिवीजन करके आइएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।